Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything, you can ask for NTSC, you can ask for Olympiads, you can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में. सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. Yes, you heard that right, free of cost. 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. राइट, तो गाइज आज इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं, तो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक और सैंपल पेपर. तो मैं आप लोग के लिए लिया हूँ एक और सैंपल पेपर विच इज योर 5th सैंपल पेपर. यस, 5th सैंपल पेपर, बट कहाँ का, किस चीज का, तो ये है आपका क्लास 12th कंप्यूटर साइंस के लिए. तो क्लास 12th कंप्यूटर साइंस के लिए मैं आप लोग के लिए ले आया हूँ 5th सैंपल पेपर. तो इससे पहले हम 4 सैंपल पेपर और डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके वो देखिए. उससे आपको काफी हद तक आइडिया पड़ जाएगा कि किस तरीके का पैटर्न है जो आपके पेपर में भी आने वाला है. साथ में आपको कुछ हद तक ये भी पता चल जाएगा, या फिर एक्चुअली में हद तक नहीं मैं कह रहा हूं, मतलब पैटर्न तो पता चल जाएगा. साथ में एक चीज और है कि यार मैंने जो क्वेश्चंस पिक किए हैं, क्या थी सिचुएशन. पहला पेपर हमने बनाया है सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से पेपर उठा के. जो सीबीएसई ने ऑफिशियल पेपर रिलीज किया है ना, जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे है, तो वो पेपर हमने सबसे पहले सॉल्व किया. तो आइडिया वगैरह की मतलब क्या पैटर्न वगैरह है पेपर का, वो सब हमें उससे पता चल जाएगा. किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सब हमें उससे पता चल जाएगा. किस चैप्टर को वेटेज दिया जा रहा है, किस टॉपिक को वेटेज दिया जा रहा है, वो हमें उस सैंपल पेपर से पता चल गया. उसके बाद फिर मैंने क्या किया है, अदर देन दैट जो नेक्स्ट 3 पेपर्स हैं, और ये आपको 5th पेपर देखने को मिल रहा है, ठीक है, मतलब और 4 पेपर्स होंगे जिसमें मैंने क्वेश्चंस पिक करे हैं अलग अलग जगह से, ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. मतलब जिन टॉपिक्स को प्रायोरिटी दी जा रही है वहां से क्वेश्चंस को पिक किया है मैंने, और डेफिनेटली काफी चांसेस है कि ये क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके पेपर में लग जाए. मतलब सेम वैल्यूज वाले भी नहीं लगे, सेम चीज भी ना लगे, तो काफी हद तक मैचिंग वाले, मतलब जिस तरीके के क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं उसी तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ जाए, ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है. तो यार आई वुड सजेस्ट यू कि क्या करिए, पेपर्स को ध्यान से देखिए, 5 पेपर्स को ध्यान से देखिए, हर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, उसके चारों तरफ का पैटर्न समझिए, क्योंकि उस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप कैपेबल होने चाहिए उसको बनाने के, क्योंकि वो उस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, सो विद दैट बीइंग सेड शुरुआत करते फटाफट सैंपल पेपर 5 की. इसमें थोड़ा सा, क्योंकि कुछ बच्चे होंगे इस पेपर में नए, तो हम क्या करेंगे, कुछ इसके बारे में जनरल इंस्ट्रक्शंस भी देखेंगे कि पेपर में क्या कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है, किस तरीके से पेपर आने वाला है, थोड़ा बहुत उसके जनरल इंस्ट्रक्शंस भी देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे. तो ये है क्लास 12th कंप्यूटर साइंस का हमारा सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन फॉर पेपर 5, और ये ड्यूरेशन है 21-22 के लिए, टर्म 2 एग्जाम के लिए. ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं अपने सैंपल पेपर 5 से. ठीक है, तो सैंपल पेपर 5 के कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ लिखे हुए, तो पहले जरा जनरल इंस्ट्रक्शंस डिस्कस कर लें. तो जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर योर पेपर, ठीक है, ये कंप्यूटर साइंस पेपर है, डेफिनेटली कंप्यूटर साइंस का पेपर है जिसका सब्जेक्ट कोड है 083. ठीक है, और सैंपल क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर योर टर्म 2. ठीक है, अब अगर यहाँ पे आप मैक्सिमम मार्क्स देखो तो मैक्सिमम मार्क्स कितने आपको मिलेंगे यहाँ पे, तो मैक्सिमम मार्क्स है 35. तो मैक्सिमम मार्क्स आपको मिल जाएंगे 35 यहाँ पे. और कितने ड्यूरेशन में आपको कंप्लीट करना है पेपर, 2 hours 120 मिनट्स में. बार बार कह रहा हूं मैं ये चीज कि भाई 120 मिनट्स या 2 hours मोर देन सफिशिएंट है. पेपर को देख के मत डरिएगा, पेपर दिखता है बहुत बड़ा, कंप्यूटर साइंस का पेपर बहुत बड़ा दिखता है, बट इतना बड़ा होता नहीं है. अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, अगर आपको चीजें आते हैं, टॉपिक्स पता हैं, तो झट पेपर हो जाएगा. मतलब जितना बड़ा क्वेश्चन पेपर इतना बड़ा आंसर शीट नहीं बनेगी, आंसर शीट छोटी रहेगी. क्वेश्चंस बड़े बड़े होते हैं, इनके सोल्यूशंस बहुत छोटे छोटे होते हैं. तो 2 hours वुड बी मोर देन सफिशिएंट, बल्कि आप 10 मिनट कुछ बचा ही लेंगे रिविजन के लिए पेपर अपने. ठीक है, इसके बाद 35 मार्क्स का ये पेपर है, ये 3 यूनिट से डिवाइडेड है. अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट करता आ रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ. 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है. सबसे पहला है डेटा स्ट्रक्चर विच इज स्टैक. ठीक है, और ये स्टैक कितने नंबर का है, 5 नंबर का है. ठीक है, फिर नेक्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्क्स, जो क्या है, जो है 10 मार्क्स का. फिर है आपके पास आफ्टर स्टैक, आफ्टर कंप्यूटर नेटवर्क्स, नेक्स्ट है आपके पास क्या, नेक्स्ट है आपके पास यस डेटाबेस है ना. नेक्स्ट क्या है, डेटाबेस है, मतलब सीक्वल से रिलेटेड चीजें, डेटाबेस या सीक्वल मैं कह सकता हूँ. ठीक है, सीक्वल. तो ये कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का. इसमें सब कुछ कवर हो जाता है, डेटाबेस के कंसेप्ट हो जाते हैं, ठीक है, डेटा के कंसेप्ट हो जाते हैं, सीक्वल पूरा कवर हो जाएगा इसमें. ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क्स में आपको सब कुछ कवर हो जाएगा, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो जाएगा, डेटा कम्युनिकेशन हो जाएगा. डेटा स्ट्रक्चर में आपका स्टैक है. ठीक है, तो बेसिकली 5, 10 और 20 मिला के आपको 35 मार्क्स देने वाले. तो 35 मार्क्स इस तरीके से डिवाइडेड है. ठीक है, चलो इस पार्ट से डिवाइडेड है बस. बट इन टॉपिक्स में, इन चैप्टर्स में तो बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, तो किसको मेन प्रायोरिटी दी जा रही है वो आपको क्वेश्चन पेपर से समझ में आएगा. तो भाई देखिए, 5 पेपर देखिए, 5th
5th पेपर अभी आप देख ही रहे हैं, पुराने 4 पेपर्स भी देख के आइए, ठीक है। इसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस अगर हम रीड करें तो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ऐसे हैं कि द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस ए बी सी, तो ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड है पेपर, ठीक है, ए बी सी में, ठीक है। तो सेक्शन 3 देखने को मिल रहे हैं, ए बी एंड सी, 3 सेक्शन है आपके पास। अब सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन है? सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 7 क्वेश्चन, 1 to 7। सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 3 questions, 8 to 10. Section C consists of 3 questions, 11 to 13. So there are 3 sections A, B, C, 7 question, 3 question and 3 question. ठीक है। सेक्शन ए में बात करूं तो सेक्शन ए में हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। सेक्शन में बी की बात करूं तो हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। सेक्शन सी की बात करूं तो हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, ठीक है। अगर मैं कहूं फर्स्ट सेक्शन में 7 क्वेश्चन है तो 7 into 2, 7 into 2 है, 7 2 14, ठीक है। फिर 3 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के हर क्वेश्चन है, तो 3 3 9, और फिर 3 मार्क्स के हैं, 3 4 12। तो इस तरीके से कुछ मार्क्स डिवीजन है। ये मत सोचिएगा कि भाई सेक्शन आपके इन टॉपिक्स में डिवाइडेड, नो, ये पूरा सेक्शन क्या है, मार्क्स वाइज डिवाइडेड है, डिफिकल्टी वाइज डिवाइडेड है, ठीक है। तो 14 + 9 + 12, तो 9 + 2 = 11 + 4 = 15 एंड 1 1 2 1 3, विच मींस 35। तो टोटल क्या हो गया, 35 मार्क्स का पेपर हो गया। तो 35 मार्क्स का पेपर है, इस तरीके से सेक्शन में डिवाइड आएगा। अब एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो 13 क्वेश्चन है, 1 to 13 क्वेश्चन है, ये 13 क्वेश्चन में चॉइस नहीं है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे 13 क्वेश्चन में चॉइस नहीं है आपके पास। सिचुएशन ये है कि यार ये 13 के 13 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने, मतलब इन टोटल आपके पेपर में 13 क्वेश्चंस होने चाहिए। ऑल्दो यहाँ पे इंटरनल चॉइसेस आपको देखने को मिलेगी। इंटरनल चॉइसेस हैव बीन गिवन फॉर क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 12। तो 7th, 8th और 12th क्वेश्चन के लिए आपको इंटरनल चॉइसेस देखने को मिलेंगी। मतलब अंदर मिलेगा एक क्वेश्चन, सपोज 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन में क्या है, 2 पार्ट है, ठीक है। सपोज 1 पार्ट है, अब हो सकता है फर्स्ट पार्ट में 2 ऑप्शन के बीच में या 2 क्वेश्चन के बीच में चॉइस आ जाए। सेकंड पार्ट आपका एज इट इज आपको पूरा करना हो, या हो सकता है चलो ये भी ना हो सकता है आपका 2 क्वेश्चन दे दें और उसके बीच में और दे दें। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है जिस तरीके से आपके ऑप्शनल क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वो सब मैंने पेपर में डिस्कस कर रखा है। तो एक बार जब आप पेपर देखोगे तो आपको क्लियर कट आइडिया पड़ जाएगा क्या क्या पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करते हैं जिससे कि आपका क्वेश्चन पेपर बन सकता है, ठीक है। तो एक बार वो पॉसिबिलिटीज जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन जो हम बहुत डिटेल में पुराने कुछ 4 पेपर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। सेम चीज़ हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, बट ये मैं रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि जो बच्चे नए आए हैं इस पेपर में पहली बार आए हैं उनको भी जनरल इंस्ट्रक्शंस पता चल जाए, ठीक है। बट एक बार आई वुड सजेस्ट यू कि यार पुराने पेपर्स जो मैंने डिस्कस कर रखे हैं उनको और देखिएगा, उनको और डिटेल में मैंने जनरल इंस्ट्रक्शंस समझा रखे हैं आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपके जनरल इंस्ट्रक्शन से। फटाफट शुरुआत करते हैं पेपर की और देखते हैं भाई क्वेश्चंस किस तरीके से हैं, क्या क्या है ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं पेपर की, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा भाई, सो एनलिस्ट सम एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए। तो सेक्शन ए इज ऑफ 2 मार्क्स ईच, तो हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होने वाला है। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन आ गया आपके पास, एनलिस्ट सम एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक, और देखिए कितने मार्क्स का है, दिस इज ऑफ 2 मार्क्स। ये कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है, एनलिस्ट सम एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक। अब देखो स्टैक क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है जो हम यूज करते हैं। अब आपको स्टैक के यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पे आपको स्टैक के एप्लीकेशंस बताने हैं कि यार एप्लीकेशन, देखो डिफरेंस है, कहां में डिफरेंस है। तो यहाँ एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक पूछ रहे हैं, फीचर्स ऑफ स्टैक अलग होते हैं, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस अलग होते हैं। यहाँ आपसे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस नहीं पूछे जा रहे हैं, ठीक है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन या रियल वर्ल्ड में कहाँ आप स्टैक देखते हो, वो हो गया पाइल्स ऑफ बुक, ठीक है। तो वो सब चीजें हो गई, या लैडर्स, जब सॉरी नॉट लैडर, जब चेयर्स एक दूसरे के अंदर फंसी होती हैं, तो वो सब क्या है, रियल वर्ल्ड सिचुएशन है जहाँ पे आप स्टैक नोटिस कर पाते हो, देख पाते हो। ये वो नहीं पूछ रहे हैं, ये आपसे ये पूछ रहे हैं, या ये नहीं कह रहे हैं कि आपको वो बताना है, आपसे ये कह रहे हैं कि आपको एप्लीकेशन बतानी है, रियल वर्ल्ड की एप्लीकेशन नहीं। आपको एप्लीकेशन कौन सी बतानी है, आपको एप्लीकेशन बतानी है जो अभी हम यूज करने वाले हैं, मतलब जो हम अभी कंप्यूटर लैंग्वेज में यूज करते हैं, कंप्यूटर्स में जो यूज करते हैं स्टैक का। तो वो कुछ एप्लीकेशन लिस्ट कर दिए, बहुत सारी एप्लीकेशन है यार, बहुत सारी एप्लीकेशन एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सबसे पहले तो पॉलिश स्ट्रिंग्स लिख सकते हो, पॉलिश स्ट्रिंग्स हम यूज करते हैं। तो इनफिक्स से पोस्टफिक्स नोटेशन में जब कन्वर्जन करते हैं तो यूज करते हैं। स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो स्ट्रिंग रिवर्सल में काम आता है। वेब ब्राउजर में आगे पीछे जाने में स्टैक ही यूज होता है। अंडू रीडू करने के लिए Ctrl+Z Ctrl+Y करते हैं, अंडू रीडू करते हैं, उसमें स्टैक का यूज होता है। तो वो सब चीज आप लिस्ट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो जरा एक बार देख लेते हैं आंसर। तो आंसर क्या है, बिकॉज ऑफ लीफो प्रॉपर्टी ऑफ स्टैक्स दीज आर यूज इन वेरियस एप्लीकेशंस लाइक। तो क्योंकि लीफो प्रॉपर्टी को यूज करता है, लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। लीफो इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो लीफो इज दस, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लीफो प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं स्टैक में, ठीक है। लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब देखो यार ये स्टैक है, सपोज ये स्टैक है आपका। अब स्टैक में क्या हो रहा है, आपने सपोज ए इंसर्ट किया, फिर ए के ऊपर बी इंसर्ट किया, फिर बी के ऊपर सी इंसर्ट किया, इस तरीके से आप इंसर्ट करते जा रहे हो एलिमेंट्स को।
अब जो लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट है विच इज सी, तो ये लास्ट इंसर्ट किया है, तो जो लास्ट इंसर्ट किया आपने एलिमेंट वो सबसे पहले बाहर आएगा, ठीक है। जो लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट है वो सबसे पहले बाहर आने वाला है, ठीक है। इसके साथ साथ ऐसा भी इसको कहते हैं कि लीफो के साथ साथ इसको फिलो भी कहते हैं, ठीक है। फिलो डेटा स्ट्रक्चर मतलब सॉरी फिलो प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है। फिलो मतलब फर्स्ट इन लास्ट आउट, जो फर्स्ट बाहर गया अंदर गया है फर्स्ट इन, वो सबसे लास्ट में बाहर आने वाला फर्स्ट इन लास्ट आउट भी है, इसको लीफो या फिलो प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इसके वजह से इसकी बहुत सारे एप्लीकेशंस है, जैसे कि पहला आपको देखने को मिल रहा है क्या, रिवर्सल ऑफ अ सीक्वेंस। अब देखो सीक्वेंस का रिवर्सल में आप इसको यूज करते हो, जैसे मुझे मेरे पास है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। अब मैं क्या करूंगा, इसको मुझे रिवर्स करना है, तो मैं क्या करूंगा भाई, ए को इसमें मतलब इस स्ट्रिंग को विजिट करूंगा लेफ्ट से विजिट करना शुरू करूंगा, ए बी सी इस तरीके से विजिट करूंगा। जैसे जैसे विजिट करूंगा इसको स्टैक में डालता चलूंगा, फिर ए डाल दिया, फिर बी डाल दिया, फिर सी डाल दिया, इस तरीके से ए डाला, बी डाला, सी डाला। अब एक बार मैंने इसको डाल दिया, अब इसके बाद मैं स्टैक को विजिट करूंगा ऊपर से, क्योंकि जो लास्ट गया है वो सबसे पहले बाहर आएगा, तो सबसे पहले सी बाहर आएगा, ठीक है, सबसे पहले सी बाहर आएगा, फिर बी बाहर आएगा, फिर ए बाहर आएगा। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, स्ट्रिंग रिवर्सल का काम हो गया। आप इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन करते हैं, तो इनफिक्स और पोस्टफिक्स होता क्या क्या, जरा एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो होता ये है कि यार आप यूजुअली क्या लिखते हो, सपोज जैसे कि आपको 2 और 3 को ऐड करना है, 2 और 3 को ऐड करना है, तो आप लिखते हो 2 + 3। इस नोटेशन को हम कहते हैं जिसमें हम ऑपरेटर बीच में लगाते हैं, ऑपरेटर ऑपरेंड्स के बीच में ऑपरेटर लगाते हैं, इसको हम कहते हैं इनफिक्स नोटेशन, इसको हम कहते हैं इनफिक्स नोटेशन, ठीक है, इसको कहते हैं इनफिक्स नोटेशन। इसके बाद आता है आपका, जैसे सपोज मैंने बीच में लगाया, इसके बाद अलावा मैं बाहर भी लगा सकता हूं बाद में, तो 2 3 प्लस भी कर सकता हूं मैं, तो इसका मतलब है 2 और 3 को ऐड कर दीजिए। इसको कहते हैं हम इनफिक्स नहीं, इसको हम कहते हैं पोस्ट फिक्स नोटेशन, इसको कहते हैं पोस्ट फिक्स। और अगर पहले लगा दे तो इसको कहते हैं प्रीफिक्स, मतलब +2 3, इसको कहते हैं प्रीफिक्स नोटेशन। अब इसमें फायदा क्या होता है, तो ये चीज मैंने आपको डिटेल में समझा रखी है लेक्चर में कि इनका फायदा क्या है। तो बेसिकली सिचुएशन ये है कि यार ऐसा होता है कि कंप्यूटर्स को इनफिक्स नोटेशन समझ में नहीं आती, कंप्यूटर्स को पोस्टफिक्स नोटेशन समझ में आती है। तो यही चीज इनफिक्स से अगर आपको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है तो आप स्टैक का यूज करते हैं, इनफिक्स से अगर आपको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है तो आप स्टैक का यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट फिर क्या है, अंडू रीडू। तो यार अंडू रीडू से तो हम बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं, ठीक है। तो अंडू रीडू मतलब सपोज मैंने कुछ भी काम किया, अभी सपोज कुछ भी काम किया मैंने, अब मुझे इसको अंडू करना, तो मैं क्या यूज करूंगा, मैं Ctrl+Z का यूज करूंगा। मुझे रीडू करना है तो मैं क्या यूज करूंगा, Ctrl+Y का यूज करूंगा। तो अंडू रीडू क्या है, स्टैक का ही यूज करता है। तो स्टैक ही अंदर स्टैक ही इंप्लीमेंटेड होती है, जो अंडू रीडू करा पाते हो वो स्टैक ही इंप्लीमेंटेड होती है। तो आप पुश पॉप ऑपरेशन ही परफॉर्म कर रहे हो तो स्टैक में जब अंडू रीडू करते हो। इसके अलावा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फीचर्स ऑफ वेब ब्राउजिंग। तो वेब ब्राउजिंग में जब आप आगे जाते हो पीछे जाते हो तो वो जो आप आगे पीछे जाते हो ना, वो सब किसका एप्लीकेशन है, वो सब स्टैक का ही एप्लीकेशन है। तो बेसिकली यहाँ मैंने आपके लिए 4 एप्लीकेशंस लिस्ट कर दी। आपको क्या करना है, इसमें से कोई भी 2 लिख सकते हो, बट आई वुड नॉट सजेस्ट 2 लिखो, एक काम करो 4 ही लिखो। कोशिश करो 4 लिखने की, कम से कम 3 तो लिखो, 2 तो लिखने ही लिखने, 2 से कम लिखे तो नंबर नहीं मिलेंगे पूरे, ठीक है। तो कम से कम 2 तो लिखने ही लिखने हैं, बाकी 3-4 लिखोगे तो और एडिशनली आपको बेनिफिट ही मिलेगा। मैंने आपके लिए 4 लिख दी है, कंसिडरिंग कि सपोज अगर किसी को आधे नंबर भी देने तो आधे देके वो सपोज आपको 2 नंबर पूरे दे दे, तो रिस्क मत लो, 4 एप्लीकेशंस लिखो, 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे आपको, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ठीक है। सो आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, जिसमें हमने कुछ एप्लीकेशंस लिस्ट करी ऑफ स्टैक, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट बढ़ेंगे अपन अपने सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे बढ़े आगे। तो सेकंड क्वेश्चन से इज ओके, एक्सपैंड द फॉलोइंग। और अगर आप सेकंड क्वेश्चन में नोटिस करो तो यार ये पार्ट्स में है, तो यार हो सकता है एक पर्टिकुलर कोई भी क्वेश्चन आए वो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, मतलब हो ये नहीं हो कि यार पूरा क्वेश्चन मतलब एक ही है, नहीं, उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हो आप, सेकंड क्वेश्चन पार्ट्स में डिवाइड है, कैसे पता चलेगा, यहाँ नंबर लिखा होगा यार, देखो फर्स्ट पार्ट है ना, इसके बाद आपको एक और पार्ट देखने को मिलेगा, हो सकता है 2 और पार्ट देखने को मिले, पता कैसे चलेगा, नंबर से पता चल जाएगा। देखो एक्सपैंड द फॉलोइंग, फर्स्ट पार्ट 1 मार्क्स का, बट सेकंड क्वेश्चन तो 2 मार्क्स का था, ये 1 मार्क्स क्यों दे रहे हैं, तो रीजन बीइंग 2 पार्ट्स में डिवाइड है, फर्स्ट मार्क्स 1 मार्क के लिए है, सेकंड पार्ट आपको और 1 मार्क्स का मिल जाएगा, जिससे आपके 2 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो इन पार्ट्स में आपको क्वेश्चन भी बहुत छोटे छोटे देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पे देखो आप एक्सपैंड द फॉलोइंग है, सीधे सीधे एक्सपैंड पूछ रहे हैं बस कि यार आप एक्सपैंड कर दो, इसका फुल फॉर्म बता दो क्या है, दैट्स इट, दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग, ठीक है। तो एक्सपैंड द फॉलोइंग कर दो भाई एक्सपैंड। जीपीआरएस मतलब जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज, ठीक है। जीपीआरएस मतलब जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज, ठीक है। दिस इज जीपीआरएस, जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। और सीडीए में क्या है,
sorry not common, it's code division मल्टीपल एक्सेस, ठीक है, दिस इज कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। जीपीआरएस मतलब जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज, सीडीएमए मतलब कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीआरएस एंड सीडीएमए, ठीक है। चलो एक बार जरा इसका आंसर भी देख लेते हैं, सही है कि नहीं है। तो जीपीआरएस मतलब जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज, यस बिल्कुल सही है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। सीडीएमए कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कुछ उसको एक्सप्लेन वगैरह नहीं करना है, सिर्फ फुल फॉर्म लिखना है, ठीक है। तो ये देखो, ये अगर पार्ट्स में डिवाइड होकर आ रहा है ना तो अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि आपका फिर मार्क्स, सपोज जैसे अगर ये एक टॉपिक से क्वेश्चन है, हो सकता है ये टॉपिक आपको ना आता हो, ये फुल फॉर्म सबको ना पता हो सकता है ना, तो ऐसा नहीं है कि पूरे नंबर कट जाएंगे आपके, क्योंकि आपका सेकंड पार्ट भी एग्जिस्ट करता है आपके पास। बट यहाँ पे रिस्क भी आ जाता है। क्यों? हो सकता है सपोज एक ही क्वेश्चन आ रहा होता, वो आपको आता होता, ठीक है। अब इन्होंने क्योंकि उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इस वजह से आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एक क्वेश्चन आ रहा है, तो दैट कुड बी द सिचुएशन। तो इसके बेनिफिट्स और मतलब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों हैं, ठीक है। चलो, तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी कि ये सेकंड क्वेश्चन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। सेकंड पार्ट पे चलता है। सेकंड पार्ट क्या है? सो सेकंड पार्ट से जो अगेन 1 मार्क्स का है, सेकंड पार्ट से डिफरेंशिएट बिटवीन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क एंड पीयर टू पीयर नेटवर्क। तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क और पीयर टू पीयर नेटवर्क में डिवाइड करना आपको, 1 मार्क्स का है, 2 पॉइंट्स लिखने सफिशिएंट है, बट मैं आपको फिलहाल सारे पॉइंट्स बताता हूं कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं आपके क्लाइंट सर्वर में और पीयर टू पीयर नेटवर्क में। तो बेसिकली क्लाइंट सर्वर या पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या है? नेटवर्क का क्लासिफिकेशन है। जैसे हमने ज्योग्राफिकल एरिया पे क्लासिफिकेशन किया था ना, लैन मैन वैन पैन, तो वैसे ये भी क्लासिफिकेशन है क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर नेटवर्क। जिसमें हम क्या करते हैं, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्या होता है कि यार ये एक मॉडल है जिसमें हम कहते हैं कि यार बीच में एक सर्वर होने वाला है और इससे मल्टीपल क्लाइंट्स कनेक्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो ये होता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। और पीयर टू पीयर नेटवर्क मतलब कोई सुपीरियर कंप्यूटर नहीं है। पीयर टू पीयर में कोई भी सुपीरियर कंप्यूटर नहीं है, सब एक समान है। कोई भी सर्वर बन सकता है, कभी भी सर्वर बन सकता है पीयर टू पीयर नेटवर्क में। अब होता क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है? तो एक तो यही समझा दिया आपने कि पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर में होता क्या है। फिर दूसरा बता दो कि क्लाइंट सर्वर में एक सेंट्रल नोड है जो सबको गवर्न करना है, पीयर टू पीयर में सब बराबर है, ठीक है। फिर उसके बाद बता दो कि क्लाइंट सर्वर में एक पॉइंट पे फेलियर मतलब पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा, पीयर टू पीयर में एक सिस्टम फेलियर से कुछ नहीं होता। क्लाइंट सर्वर को एक्सपैंड कर सकते हो, मतलब इसको सपोज हैवी ड्यूटी काम करना है, मतलब कुछ और डिमांड्स बढ़ रही तो इसको आप एक्सपैंड कर सकते हो। पीयर टू पीयर नेटवर्क को एक्सपैंड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक पीसी की वजह से बाकी सब पीसीज को स्लो कर देता है। तो ये सब कुछ एडवांटेजेस या डिफरेंसेस आप लिस्ट कर सकते हो, ठीक है। 2 बहुत है, मैं आपके लिए सारे अभी फिलहाल लिस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंसेस है बिटवीन क्लाइंट सर्वर एंड P2P नेटवर्क, ठीक है। मैंने आपके लिए सारे लिस्ट कर दिए, बट जरूरी नहीं आपको सारे करने। आप क्या करिए, इसमें से कोई भी 2 लिख लीजिए, ठीक है। सिक्योरिटी बेसिस पर अगर मैं लिखूं क्लाइंट सर्वर और P2P में डिफरेंस, तो द सर्वर कंट्रोल्स सिक्योरिटी ऑफ द नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ पे जो सर्वर है, सर्वर जो है वो सिक्योरिटी मेंटेन करता है नेटवर्क में। P2P में क्या होता है, नो सेंट्रल कंट्रोल ओवर सिक्योरिटी। यहाँ कोई सेंट्रल कंट्रोल नहीं है सिक्योरिटी के ऊपर, ठीक है, किसमें? P2P में। क्लाइंट सर्वर में मैनेजमेंट में कहूं तो द सर्वर मैनेजेस द नेटवर्क, नीड्स अ डेडिकेटेड टीम ऑफ पीपल टू मैनेज द सर्वर। तो यहाँ पे क्या है, सर्वर क्या करता है, सर्वर सब कुछ मैनेज करता है। यहाँ सर्वर रिस्पॉन्सिबल है सब कुछ मैनेज करने के लिए क्लाइंट सर्वर में, ठीक है। यहाँ पे एक डेडिकेटेड टीम की जरूरत है, लोगों का एक डेडिकेटेड टीम की जरूरत है जो सर्वर को मैनेज कर सके, मतलब हाईली ट्रेन्ड लोगों की जरूरत है जो सर्वर मैनेज कर सके, ठीक है। बट यहाँ पे कोई ऐसी जरूरत नहीं है, यहाँ पे सब बराबर है, ठीक है। सो नो सेंट्रल कंट्रोल ओवर द नेटवर्क, एनी वन कैन सेटअप द सिस्टम, कोई भी सेटअप कर सकता है। यहाँ डेडिकेटेड टीम चाहिए, स्पेशलाइज्ड लोग चाहिए, ठीक है। डिपेंडेंसी, क्लाइंट्स आर डिपेंडेंट ऑन द सर्वर। यहाँ पे क्लाइंट जो है सर्वर पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे क्लाइंट्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अ सेंट्रल सर्वर। यहाँ पे कोई एक पीसी पे कोई डिपेंडेंट नहीं है, सब आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। परफॉर्मेंस, द सर्वर कैन बी अपग्रेडेड टू बी मेड मोर पावरफुल टू कोप विद हाई डिमांड, ठीक है। परफॉर्मेंस के नाम पे सर्वर को हम अपग्रेड कर सकते हैं ताकि वो और पावरफुल काम कर सके ताकि जब डिमांड बढ़े तो उसको भी कोप अप कर सके। बट P2P में क्या होता है, P2P में ऐसा कुछ भी नहीं है यार। यहाँ पे एक पीसी स्लो हुआ सबको स्लो कर देगा, ठीक है। इफ मशीन्स ऑन द नेटवर्क आर स्लो, दे विल स्लो डाउन द अदर मशीन्स, तो ये बाकी मशीन्स को भी स्लो डाउन करेगा। बैकअप्स, डेटा इज ऑल बैक्ड अप ऑन द मेन सर्वर। यहाँ पे डेटा जो है सब सर्वर पे फीड होता है, सब बैकअप सर्वर पे होता है। यहाँ पे ईच कंप्यूटर हैज टू बी बैक्ड अप, हर कंप्यूटर को बैकअप करने की जरूरत है। डेटा कैन इजीली बी डिलीटेड बाय यूजर्स, यहाँ पे डिलीशन बहुत आसान होता है, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात, एक सिंपल सा सेंट्रल पीसी अगर आपने मेंटेन किया और इससे बाकी पीसीज आपने कनेक्ट कर दिए तो इसको कहते हैं क्लाइंट सर्वर। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, बाकी सब एक साथ एक बराबर है, तो इसको हम कहते हैं क्या,
P2P नेटवर्क। यहाँ पे कोई मास्टर नहीं है, कोई स्लेव नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मास्टर स्लेव का कंसेप्ट यूज नहीं होता, यहाँ मास्टर स्लेव का कंसेप्ट यूज होता है, ठीक है। यहाँ क्लाइंट सर्वर है, ये पीयर टू पीयर है। अब मैंने आपको सारे पॉइंट्स लिखवा दिए, आपको सारे पॉइंट्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 पॉइंट्स आर मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। 2 पॉइंट्स आर मोर देन सफिशिएंट। आपने इवन सिर्फ डिफाइन कर देना क्लाइंट सर्वर और P2P में क्या डिफरेंस है, दैट्स ऑल दे नीड, ठीक है। बट ये क्वेश्चन हो सकता है आपका ये 1 नंबर पे ना आए, ये हो सकता है 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाए। तो इस हिसाब से भी मैंने आपको सारे पॉइंट्स लिस्ट करा दिए कि अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो भी आप एटलीस्ट 5 पॉइंट्स लिख सको, ठीक है। तो 5 पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे लिस्ट करा दिए कि 3 नंबर के क्वेश्चन में या 2 नंबर के क्वेश्चन में पूरा पेपर आ, मतलब पूरा क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाए तो भी आप लिस्ट कर सको, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। तो यार क्वेश्चंस को स्मार्टली आंसर करिएगा नंबर के बेसिस पे, नंबर देख के। ये नहीं कि 2 नंबर का क्वेश्चन है आप उसमें 10-10 लाइन लिख रहे हो, नहीं, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। या फिर क्वेश्चन है सपोज आपके 4 मार्क्स का और आपने 1 लाइन में निपटा दिया, नो दैट इज नॉट गोना वर्क, ठीक है। चलिए, तो ये बेसिकली मैंने बात करी थियोरेटिकल क्वेश्चंस में। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में तो कहानी हो सकती है ऐसी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, व्हाट इज डुअल इन द फॉलोइंग सिंटेक्स। ओके, इस फॉलोइंग सिंटेक्स में क्या है, डुअल क्या है। ओके, सो डुअल यार एक टेबल है ना, सिलेक्ट 2 + 3 फ्रॉम डुअल। तो डुअल क्या है यार, डुअल एक टेबल है, ठीक है, जो आपको ऑफर करता है MySQL, जिसमें 1 रो और 1 कॉलम होता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, 1 रो और 1 कॉलम होता है बेसिकली, ठीक है। तो इस डेटा को, इस ब्लॉक को फिल करने के लिए आप क्या यूज करते हो, डुअल का यूज करते हो। अब बेसिकली डुअल क्यों यूज होता है, जैसे मैंने आपको बता भी रखा है, मैंने बहुत बार यूज भी कर रखा है। जैसे नॉर्मल आपको, जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है, नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, सेलेक्ट 2 + 3, ठीक है। अब आप सीधे सीधे ये तो लिख सकते हो सेलेक्ट 2 + 3, बट ये सिंटेक्स जो है MySQL का थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है। SQL का जो सिंटेक्स है वो थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है कि यार सेलेक्ट आप कुछ करो बट किसी टेबल में तो सेलेक्ट करो, ठीक है। तो वो चीज को मतलब फीचर करने के लिए कि यार 2 + 3 जब हम कर रहे हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं, अब हमें इसके लिए कोई टेबल थोड़ी चाहिए, हमें तो सीधे सीधे कैलकुलेशन करनी है। तो इसीलिए एक डमी टाइप की टेबल यहाँ पे हमने बिठा दी है, डुअल, जो MySQL आपको ऑफर करता है, ठीक है। और ये 1 कॉलम 1 रो का होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें आप जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ साथ डेट भी पुट करनी है, जैसे कि करंट डेट मुझे फेच करनी है तो मैं कर सकता हूँ सेलेक्ट कर डेट, ठीक है, सेलेक्ट कर डेट कर सकता हूँ। बट इट्स नॉट गुड, सिंटेक्स का मतलब थोड़ा SQL का सिंटेक्स की गड़बड़ होती है, तो इसीलिए इट इज ऑलवेज मतलब सजेस्टेड कि आप डुअल यूज करें। जैसे मुझे करंट डेट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा सेलेक्ट कर डेट, है ना, कर डेट। अब ये काम कर जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल परफेक्टली काम कर जाएगा। मैंने अगर इसको ऐसे भी छोड़ दिया तो काम कर जाएगा। बट SQL का सिंटेक्स ब्रेक हो रहा है ना, तो इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि आप यहाँ पे लिख दो फ्रॉम डुअल, कि यहाँ कहाँ से शुरू, मतलब सेलेक्ट करिए इसको, आप डुअल पे से सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। सिलेक्ट फ्रॉम डुअल, तो सेलेक्ट कर डेट फ्रॉम डुअल, तो ऐसे आप कर दीजिए, राइट। सो आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। तो एक बार देख लेते हैं इनका आंसर क्या है। सो MySQL प्रोवाइड्स अ डमी टेबल कॉल्ड डुअल। तो डुअल क्या है, एक डमी टेबल है, ठीक है, टू प्रोवाइड कंपैटिबिलिटी विद SQL ऑफ अदर DBMSs, ठीक है। अब देखो क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, तो MySQL में तो आप इस सिंटेक्स को काम चला रहे हो, जैसे मैंने आपसे कहा कि MySQL में आपने सिलेक्ट 2 + 3 किया, काम चल गया। बट सपोज आपने यही सिंटेक्स किसी और DBMS में रन करने की कोशिश करी, तो वहां वो एरर दे देगा कि यार फ्रॉम कहाँ है, आपका फ्रॉम तो गायब है, कैसे रन कर रहे हो सिलेक्ट 2 + 3। तो उसमें ये एक डमी टेबल ऑफर करता है डुअल, ठीक है। डुअल टेबल इज अ स्मॉल वर्क टेबल, ये एक स्मॉल वर्क टेबल है विच हैज जस्ट 1 रो एंड 1 कॉलम, जैसे मैंने आपको बताया इसमें 1 रो और 1 कॉलम होता है। इट कैन बी यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग कैलकुलेशन रिजल्ट्स एंड आल्सो सिस्टम डेट। तो सिस्टम की डेट निकालनी है, कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, तो उसके लिए हम डुअल यूज करते हैं। तो बेसिक सा भाई फंडा कि आप MySQL में सेलेक्ट 2 + 3 कर सकते हो सीधे सीधे, बट जब आप इसको किसी और DBMS में लेके जाओगे तो वहां पे वो सिंटेक्स की प्रॉब्लम कर देगा, क्योंकि SQL का सिंटेक्स है सेलेक्ट समथिंग फ्रॉम पर्टिकुलर टेबल, ठीक है। तो वो टेबल स्पेसिफाई करना जरूरी है। तो यहाँ पे उन्होंने एक डमी टेबल दे दिया MySQL ने डुअल नाम से, जिसमें 1 रो 1 कॉलम होता है, ठीक है। सिंपल सा फंडा ये जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये एक अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि डुअल यूजुअली हिडन रह जाता है, ठीक है। तो आपको डुअल का रिवीजन भी होगा कि डुअल क्या होता है। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है, जो अगेन 2 मार्क्स का है। तो ये क्वेश्चन आपको क्या देगा, ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स देके जाएगा, ठीक है। सो आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी, थर्ड क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलेंगे 4th क्वेश्चन पे। ओके, 4th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगेन 2 मार्क्स का है और 2 पार्ट मुझे दिख रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, दिस इज योर सेकंड पार्ट। तो मुझे 2 पार्ट दिख रहे हैं क्वेश्चन में, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, और देखेंगे भाई इसका आंसर क्या है, ठीक है। सो 4th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, नेम अ पैकेज दैट मस्ट बी इंपोर्टेड टू इन पाइथन टू क्रिएट अ डेटाबेस कनेक्टिविटी एप्लीकेशन। ओके, तो ये देखो यहाँ पे आपसे क्या पूछ लिया, किस जगह से कहां से क्वेश्चन पूछ लिया है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है जब आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की कनेक्टिविटी करते हो सेटअप विद पाइथन,
पाइथन से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कनेक्ट कर रहे हो तब आप यूज करते हो क्या, तब आप यूज करते हो इसका। ठीक है, अब सिचुएशन ये है कि सपोज आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को पाइथन से कनेक्ट करना है, तो पाइथन में क्या आता है, एक इनबिल्ट लाइब्रेरी आती है। ठीक है, एक्चुअली इनबिल्ट लाइब्रेरी में गलत वर्ड बोल रहा हूं, एक लाइब्रेरी आती है जो आपको इंपोर्ट करने की जरूरत है। ठीक है, विच इज व्हाट दे आर आस्किंग। अब ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज एग्जिस्ट करती हैं, ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे हमने क्या यूज कर रखा है, या यहाँ पे आपको क्या एग्जांपल पूछ रहे हैं, तो ये पूछ रहे हैं MySQL डॉट कनेक्टर। ठीक है, MySQL डॉट कनेक्टर का यूज किया हमने, तो वही हमारा एग्जांपल भी हो गया कि वो कौन सा पैकेज है जो हम यूज करने वाले, इंपोर्ट करने वाले पाइथन में टू क्रिएट डेटाबेस कनेक्टिविटी एप्लीकेशन, तो दैट इज MySQL डॉट कनेक्टर। MySQL डॉट कनेक्टर जो और भी बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे जरूरी नहीं सिर्फ यही है, बहुत और है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर। आप इसको किसी एज करके कोई नाम भी दे सकते हो कि एज SQLator जो हम यूजुअली यूज करते हैं, या एस लिख सकते हो, कोई भी नाम लिख सकते हो, और उससे फिर कनेक्शन सेटअप करके, फिर कर्सर क्रिएट करके, फिर क्वेरी करके आप कुछ भी फेच वन फेच ऑल वगैरह यूज कर सकते हो, राइट। चलिए, इसके बाद फिर आता है नेक्स्ट इज व्हाट इज कनेक्शन, व्हाट इज इट्स रोल। तो कनेक्शन क्या होता है, इसका काम क्या होता है, तो यार कनेक्शन क्या है बेसिकली, तो कनेक्शन है टू सेट अप लिंक बिटवीन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, एंड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे हम पाइथन यूज कर रहे हैं, पाइथन को हम यूज कर रहे हैं टू ऑपरेट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो हमारा डेटाबेस क्रिएट है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में है, डेटाबेस क्रिएटेड है, उस डेटाबेस में टेबल्स है, उस टेबल में आपको सपोज कुछ मैनिपुलेट करना है, टेबल में ऐड करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, क्वेरी करना है, टेबल क्रिएशन करनी है, या डेटाबेस क्रिएट करना है, कुछ भी करना है, बट आपको ये वहां जाके नहीं करना है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो आपको वर्क बेंच दे रखी है MySQL में, उस पे जाके नहीं करना है, या सर्वर पे आपको जाके नहीं करना, आपको पाइथन से करना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से करना है। तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे एक्सेस होना चाहिए ना, कि वो MySQL को जो डेटाबेस उसको एक्सेस कर सके। वो कैसे करेगा एक्सेस, जब कनेक्शन सेटअप होगा। तो कनेक्शन मतलब लिंक बिटवीन योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रोल क्या है, व्हाट इज इट्स रोल, तो रोल ये है कि यार आपको ये बताना है या ये काम करना है कनेक्शन को, कि यार इनको जो है लिंक करना है, किसको, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन को, सच दैट डेटा का एक्सचेंज हो सके, दोनों के बीच में डेटा का एक्सचेंज हो सके, ये चाह रहे हैं हम। ठीक है, एक बार जरा इसके आंसर भी देख लेते हैं क्या है भाई। ठीक है, सो first answer is there are multiple packages available through which database connectivity applications can be created in Python. One such package is MySQL.connector. तो MySQL.connector है, ये वाला डॉट फुल स्टॉप है तो इसको नहीं ध्यान रखना है, ये आपका आंसर है MySQL.connector। ठीक है, इसके बाद कनेक्शन क्या होता है, व्हाट इज कनेक्शन, दे आर आस्किंग व्हाट इज इट्स रोल। सो कनेक्शन, अ कनेक्शन रिप्रेजेंटेड थ्रू अ कनेक्शन ऑब्जेक्ट इज द सेशन बिटवीन द एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड द डेटाबेस। सो एप्लीकेशन प्रोग्राम और डेटाबेस के बीच में सेशन को सेटअप कर रहे हो, बेसिकली कनेक्टिविटी सेटअप कर रहे हो। ठीक है, तो ये वर्ड सेशन जरूर स्पेसिफाई करेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेशन वर्ड जरूर स्पेसिफाई करिएगा। टू डू एनीथिंग विद द डेटाबेस वन मस्ट हैव अ कनेक्शन ऑब्जेक्ट। तो कुछ भी काम करने के लिए डेटाबेस में कनेक्शन ऑब्जेक्ट होने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम में रन कर रहे हो, कनेक्शन सेटअप नहीं है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट नहीं है आपके पास, तो उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो दिस कनेक्शन ऑब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके पास होना चाहिए, तभी आप कुछ भी काम यहाँ पे कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी कि विच पैकेज डू वी यूज इन MySQL फॉर क्रिएटिंग अ कनेक्टिविटी विद डेटाबेस, है ना, एंड व्हाट इज कनेक्शन एंड व्हाट इज इट्स रोल, ये आपको आई होप क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन पे। आई होप ये चीज क्लियर है, ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। ठीक है, विच इज योर फोर्थ क्वेश्चन, जो आपको क्या कर रहा है, 2 नंबर देके जा रहा है। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज योर फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन से इज विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर मैचिंग। ठीक है, मैचिंग के लिए कौन सा ऑपरेटर का यूज करते हैं, कहां भाई, ओके, मोस्ट प्रोबेबली MySQL में पूछ रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि ऑपरेटर तो वही है ना, तो मैचिंग के लिए MySQL में कौन से ऑपरेटर का हम यूज करते हैं बेसिकली, तो स्ट्रिंग मैचिंग की बेसिकली बात कर रहे होंगे। ठीक है, स्ट्रिंग मैचिंग के लिए कौन सा ऑपरेटर का यूज करते हैं, तो यार यहाँ पे हम यूज करते हैं लाइक ऑपरेटर का। ठीक है, क्या करते हैं, लाइक ऑपरेटर का। तो थोड़ा बहुत डिकोड करना पड़ेगा आपको क्वेश्चन को, हो सकता है सीबीएसई में ऐसा होता है, क्या होता है, क्वेश्चन कंप्लीटली क्लियर नहीं होता, दे एज्यूम कि ये क्वेश्चन आपको पता होगा किस चैप्टर से आने वाला है। ठीक है, सो विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर मैचिंग, डेफिनेटली मैचिंग आप किस में करने वाले, SQL में हमने मैचिंग देखी हुई है। मैचिंग कैसे करते हैं हम लोग, कि ये सपोज एक स्ट्रिंग को हम मैच करते हैं पर्टिकुलर डेटाबेस के किसी कॉलम में, कि यार ये स्ट्रिंग किससे मैच हो रही है, तो वो स्ट्रिंग मैचिंग वहां पे यूज होती है, तो हम उसमें यूज करते हैं लाइक। अब बेसिकली लाइक ऑपरेटर में 2 कहानी है, क्या है, एक है अंडरस्कोर, एक है परसेंटेज। परसेंटेज है और अंडरस्कोर है। अब बेसिकली परसेंटेज किस लिए यूज होता है, तो परसेंटेज यूज होता है अगर आपको फिक्स्ड नंबर ऑफ लेटर्स नहीं चाहिए, आपको वेरिएबल लेंथ की लेटर्स अगर आपको चाहिए तो आप यूज करते हो परसेंटेज। जैसे मैंने लिखा, सपोज एक कोई भी नाम बता दो जो V से शुरुआत होती है, V से शुरुआत होती है, तो V से शुरुआत होती है तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, V से शुरुआत होती है तो स्टार्टिंग V है, उसके बाद कुछ भी आ सकता है, उसके बाद कुछ भी आ सकता है, तो दिस इज योर लेटर या दिस इज योर सीन। ठीक है, V और परसेंटेज, और ये लाइक के साथ आप यूज करो, लाइक।
ठीक है, ये क्या है लाइक, तो लाइक वी परसेंटेज, ठीक है, लाइक वी परसेंटेज, तो ये हो गया आपका ये। अब इसके बाद सपोज आपको फिक्स्ड नंबर ऑफ लेटर्स चाहिए, जैसे मैंने कहा लाइक, मैंने कहा वी और इसके बाद सिर्फ एक ही लेटर आना चाहिए, इसके मल्टीपल नहीं आना चाहिए। सपोज मैं कह रहा हूं कि एक ही लेटर बाद में आना चाहिए बट वो कुछ भी हो सकता है, तो मैं डाल दूंगा अंडरस्कोर, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली मैं लाइक ऑपरेटर का यूज करता हूं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया लाइक। आपको वैसे ये परसेंटेज वगैरह समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने रिवीजन की वजह से समझा दिया है, बट लाइक वगैरह में ये सब लिखने की जरूरत है, सिर्फ लाइक ऑपरेटर लिखिए। नेक्स्ट इज विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंपेयर अ वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ वैल्यूज। ओके, तो विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंपेयर अ वैल्यू टू अ स्पेसिफिक, ओके, एक वैल्यू को आपको कंपेयर करना है एक लिस्ट ऑफ वैल्यू से। जैसे सपोज मैंने कहा मैं लिख रहा हूं मार्क्स, ठीक है, एक कॉलम है मार्क्स और उस मार्क्स में बहुत सारी वैल्यूज है। मैं चाह रहा हूं कि एक पर्टिकुलर कॉलम मार्क्स जो है उसमें जितनी भी वैल्यूज है, जैसे मैंने कहा सपोज मार्क्स नाम से इस तरीके से ये कॉलम है मार्क्स, ठीक है, मार्क्स नाम से कॉलम है जिसमें 1 है, 2 है, 4 है, 3 है, इस तरीके से मार्क्स है ना। अब मैं ये चाह रहा हूं कि इसमें मार्क्स में हर एक रो पे जाए, जैसे 1 जाए, 2 जाए, 3 4 जाए, 3 जाए, और ये चेक करें कि यार ये जो मार्क्स हैं जो भी मैंने पर्टिकुलर कहा ये एक पर्टिकुलर लिस्ट में से है कि नहीं। सपोज मैं कह रहा हूं कि मुझे मार्क्स में से ये बताइए, मार्क्स कॉलम में से कि कहां कहां पर सपोज नंबर 5, 10 और 1 आए हैं, 1, 5, 10 जहां पे नंबर आए, तो मुझे हर रो को चेक करना है कि वो 1, 5, 10 है कि नहीं। तो मैं किसका यूज करता हूं भाई, मैं यूज करता हूं इन का। मैंने कहा मार्क्स जो भी एक पर्टिकुलर वैल्यू प्ले रहे, तो मार्क्स क्या है, कॉलम का नाम है जो हर बार एक एक वैल्यू लेगा और हम चेक करेंगे इन, ठीक है, इन, सो मार्क्स इन, और हम एक टपल पास कर देंगे जिसमें वैल्यू डाल देंगे, जैसे मैंने कहा 1, 5 और 10। तो पर्टिकुलर अगर आपको एक लिस्ट में से वैल्यू चेक करनी है तब यूज करते हो इन ऑपरेटर का। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, यहाँ पे आंसर हो गया इन ऑपरेटर। सो विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंपेयर अ वैल्यू ऑफ वैल्यू, which operator is used to compare a value, ये हो गई वैल्यू, टू अ स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ वैल्यूज। तो ये स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ वैल्यूज हो गई। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू का आपको स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ वैल्यू से कंपेयर करना है अगर, तो आप क्या यूज करोगे, इन ऑपरेटर का यूज करोगे। तो इसका आंसर क्या क्या हो गया, पहले का हो गया लाइक और दूसरे का हो गया इन ऑपरेटर, ठीक है। सो लाइक एंड इन ऑपरेटर, जरा एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, द लाइक ऑपरेटर इज यूज्ड टू मैच पैटर्न्स इन अ फील्ड। यस, लाइक ऑपरेटर इज यूज्ड टू मैच पैटर्न्स इन अ फील्ड, एंड द इन ऑपरेटर इजीली टेस्ट्स द एक्सप्रेशन इफ इट मैचेस एनी वैल्यू इन अ स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ वैल्यूज। तो यहाँ पे हो गया इन। सो इन ऑपरेटर का हम यूज करते हैं जो हमें हेल्प करता है कि हम टेस्ट कर सके, एक्सप्रेशन को मैच कर सके किसी भी स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ वैल्यूज के साथ। तो ये हो गया आपका लाइक और ये हो गया आपका इन ऑपरेटर, ठीक है। आई होप फिफ्थ क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो दिस फिफ्थ क्वेश्चन वाज ऑफ 2 मार्क्स एंड 1 मार्क ईच, बिकॉज उसमें 2 ऑप्शन है ना, तो ये भी 1 मार्क्स का और ये भी 1 मार्क्स का मान लीजिए। तो इन टोटल दिस विल गिव यू व्हाट, 2 मार्क्स। अगर आपने दोनों सही करे दिस विल गिव यू 2 मार्क्स, बट अगर आपने एक सही किया तो दैट विल गिव यू 1 मार्क आउट ऑफ 2, ठीक है। सो आई विल सजेस्ट कि यार एटलीस्ट यहाँ पे लिख के तो कुछ आइएगा। ऑपरेटर तो पता ही है ना आपको, ऑपरेटर के नाम तो पता ही है, तो ऑपरेटर के नाम जरूर लिख के आइएगा। पेपर ब्लैंक छोड़ के मत आइएगा, क्वेश्चन खाली छोड़ के मत आइएगा। कुछ ना कुछ तो चांसेस है सही होने के, या हो सकता है जो चेकर है वो आपको नंबर दे दे, तो ध्यान रखिएगा पेपर खाली छोड़ के नहीं आना आपको, ठीक है। ओके, सो ये हो गया आपका फिफ्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन पे। तो दिस इज योर सिक्स्थ क्वेश्चन अगेन ऑफ 2 मार्क्स, ओके। तो 7th तक हमारे पास क्या रहने वाला है, 7th तक हमारे पास 6 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 7 से हमारे क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, सही, मतलब 8 से क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, 7 तक 2 नंबर के रहने वाले हैं। तो 6th क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क्स का है। 6th क्वेश्चन इज अगेन ऑफ 2 मार्क्स। 6th क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स और इसमें भी मुझे ऑप्शनल दिख रहे हैं, यस ऑप्शनल है, ठीक है। 2 पार्ट्स है, 1 and 2, 2 पार्ट्स मुझे इसमें भी दिख रहे हैं, ठीक है। और ऑप्शनल नहीं है ये, एक्चुअली 2 पार्ट्स है, तो 2 नंबर अगर आपको चाहिए तो आपको ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे 1-1 मार्क्स के, ठीक है। चलिए लेट्स सी इन द फॉलोइंग क्वेरी हाउ मेनी रोज विल बी डिलीटेड। ओके, तो यहाँ पे क्वेरी लिखी हुई है, डिलीट स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी इज 109। तो इसमें से कितनी रोज डिलीट होंगी, बट मुझे यार इसमें दिख रहा है डिलीट फ्रॉम होता है ना, डिलीट के साथ फ्रॉम आता है, किस टेबल में से डिलीट करना है, तो यहाँ से फ्रॉम मिसिंग है भाई। फ्रॉम, सो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट होता है ना, तो फ्रॉम कहाँ है ना, फ्रॉम नहीं है। वे स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी इज 109, ठीक है। और वैसे भी इसके लिए मेरे पास एक टेबल होनी चाहिए थी, टेबल ही नहीं है तो मैं कैसे बताऊंगा कि क्या डिलीट हुआ है, तो टेबल भी होनी चाहिए। एज्यूमिंग अ स्टूडेंट टेबल विद प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी, बट है कहाँ, वो है कहाँ, नहीं है ना। तो इसीलिए यहाँ पे मुझे तो घपला दिख रहा है कि यहाँ पे फ्रॉम ही मिसिंग है, तो फ्रॉम ही नहीं है यहाँ पे बीच में। डिलीट फ्रॉम टेबल होता है ना, फ्रॉम ही नहीं है बीच में से, ठीक है। डिलीट फ्रॉम होता है ना, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम और फिर वेयर कंडीशन डालते, तो वो फ्रॉम ही नहीं है यहाँ पे। तो फ्रॉम क्लॉज मिसिंग है तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, राइट। नहीं तो अगर फ्रॉम होता तो इनको टेबल देनी चाहिए थी जिसमें से मैं बता सकता था कितनी रोज डिलीट होंगी, ठीक है।
चलो, और वेयर नहीं लिखते हैं, अगर सपोज डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट लिख देते तो क्या होता है? तो देखो सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स कुछ ऐसा है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम डाल दिया, और फिर यहाँ मेरे पास एक ऑप्शनल क्लॉज होता है वेयर। अब मैं यहाँ कंडीशन डालता हूँ क्या डिलीट मारना है मुझे, वेयर, और एक कंडीशन आ जाती है। तो इस तरीके से चलती है भाई कहानी, है ना। चलिए, सो कुछ भी डिलीट नहीं होगा इसमें से, तो हम यहाँ पे ये कह देंगे कि दिस इज व्हाट, दिस इज योर सीन, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द यूज ऑफ ऑर्डर बाय क्लॉज। तो यहाँ मैं कह रहा हूँ कि फ्रॉम मिसिंग है तो यहाँ पे एरर आएगा, तो ये दिस इज एरर, एरर फ्रॉम मिसिंग है। एक्सप्लेन द यूज ऑफ ऑर्डर बाय क्लॉज। तो बेसिकली ऑर्डर बाय क्लॉज किस लिए यूज होता है? तो ऑर्डर बाय क्लॉज इसलिए यूज होता है कि अगर सपोज आपके पास डेटा है पूरा, ठीक है, उसमें से आपको उस डेटा को अरेंज करना है इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आप ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करते हो, जो आप किसी भी कॉलम पे बेस्ड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो ऑर्डर करना तो आप सिंपल लिखोगे ऑर्डर बाय, मतलब सिंटेक्स क्या ऑर्डर बाय का, तो आप लिखते हो ऑर्डर बाय, और जिस भी कॉलम का नाम लिखना है तो मल्टीपल भी लिख सकते हो, एक भी लिख सकते हो, ठीक है। तो उस हिसाब से अरेंज होगा कि पहले कॉलम पे होगा, फिर दूसरे पे, तीसरे पे, इस तरीके से। तो कॉलम नेम, और इसके बाद एक ऑप्शनल चीज होती है विच इज DESC, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए DESC। अब बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जो भी आपका जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर मतलब जो अरेंजमेंट होता है, वो असेंडिंग ऑर्डर में होता है बाय डिफॉल्ट। अगर आपने ये स्पेसिफाई नहीं किया तो ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। बट अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो आपको लिखना पड़ेगा DESC, ठीक है। तो ये सीन है बेसिकली, है ना। अगर इसके आंसर देखते हैं इस क्वेश्चन के, ठीक है, और फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए इसके जरा क्वेश्चन के आंसर देखिए। So delete from student where student underscore ID is equals to 109. Here the from clause is missing, so the command will produce an error. तो यहाँ पे क्योंकि from clause missing है, यहाँ पे जो from होता ना, ठीक है, ये from होता, बट ये from clause क्योंकि missing है, so the command will produce an error. ठीक है, the order by clause is used to arrange the records in ascending or descending order. Data present in a table can be arranged as per requirement on a specific field in ascending or descending order. The default is ascending order. To arrange in descending order, the DESC clause is to be used. To arrange in ascending order, ASC may be used. अच्छा, बाय डिफॉल्ट तो असेंडिंग होता है, बट अगर आपको सपोज स्पेसिफाई करने की जरूरत है, सामने वाले को बताने की जरूरत है, तो आप ASC लिख सकते हो, जिससे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा आपका कंटेंट, ठीक है। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में होता है, बट डिसेंडिंग में करना है तो DESC स्पेसिफाई करना जरूरी है। ASC ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो लिखो, नहीं चाहो तो मत लिखो। तो ये हो गया आपका ऑर्डर बाय क्लॉज, और ये हो गया आपका क्या, डिलीशन वाला पार्ट। तो ये देखो डिलीशन वाले में गड़बड़ थी, तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि यार क्वेश्चन हमेशा सही होता है, एरर भी आते हैं चीज़ों में। तो सिंपल सा लॉजिक लगाओ, ये डिलीट करने के लिए कंडीशन दे रखी है, बट वो कंडीशन चेक कैसे करोगे? एक टेबल तो गिवन हो, जब वो टेबल ही गिवन नहीं है तो कंडीशन कैसे चेक करोगे बिना टेबल के, है ना। तो डेफिनेटली इसमें कुछ एरर है, कुछ तो झोल है। अब सपोज मैं कहता डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट लिख देता और वेयर क्लॉज नहीं लगाता, तब आप फिर भी क्वेश्चन का आंसर कर देते। कैसे? आप कह देते कि यार क्योंकि वेयर क्लॉज नहीं लगा हुआ तो पूरा जितना भी डेटा है सब डिलीट हो जाएगा। तो अगर ये वेयर क्लॉज कोई नहीं लगाता, ऑप्शनल है ना, तो वेयर क्लॉज नहीं लगाते तो सारा डेटा जितना भी है सब डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो ये तो आपका 6 क्वेश्चन, 2 पार्ट्स थे इसके अंदर, दोनों पार्ट सही किया आपने तो आपको मिल जाएंगे 2 मार्क्स, ठीक है। सो दिस वाज अ 1 मार्क ईच पार्ट। नेक्स्ट बढ़ेंगे 7th क्वेश्चन पे। अब अगर आपको याद हो तो 7th क्वेश्चन भाई ऑप्शनल होता है। 7th क्वेश्चन क्या होता है? 7th क्वेश्चन ऑप्शनल होता है। तो 7th क्वेश्चन हम रीड करेंगे, और ये सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें 2 मार्क्स है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो कंसीडर द टेबल टीचर एंड स्टूडेंट गिवन बिलो, राइट कमांड्स इन सीक्वल फ्रॉम A to B। ओके, तो यहाँ पे 2 टेबल दे रखे, टीचर एंड स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ टीचर और स्टूडेंट दे रखे, 2 टेबल्स टीचर और स्टूडेंट, ठीक है। और टीचर स्टूडेंट टेबल में से आपको क्या करना है? आपको टीचर स्टूडेंट टेबल में से कमांड्स का आंसर करना है फ्रॉम A to B, है ना। तो A to B देखिए क्या है, A to B ये रहा, ओके। A to B से आपको आंसर करना है, ठीक है। चलो लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन से आइडेंटिफाई द डिग्री इन कार्डिनैलिटी ऑफ टेबल टीचर। तो टेबल टीचर में से आपको क्या करना है? डिग्री और कार्डिनैलिटी बतानी है। तो टेबल टीचर कहाँ है भाई? टीचर टेबल ये रहा। तो टीचर टेबल में से आपको डिग्री और कार्डिनैलिटी बतानी है। तो डिग्री और कार्डिनैलिटी आपको याद होनी चाहिए। डिग्री क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स। डिग्री क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो डिग्री क्या हो गई? 7। और कॉलम्स कितने हैं? सॉरी, रोज कितनी है? तो डिग्री होती है नंबर ऑफ कॉलम्स, कार्डिनैलिटी होती है नंबर ऑफ रोज। तो रोज कितनी है? 1। अब इस वाले को काउंट मत करिएगा, ये टाइटल है, ये कॉलम के नाम है, ये नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 क्या है? 8 रोज है। मतलब देखो ऊपर नाम वाला नहीं काउंट करना, जो एंट्री है। दिस इज व्हाट? दिस इज कार्डिनैलिटी।
ठीक है, और द नंबर ऑफ रोज इज व्हाट, डिग्री। ठीक है, तो डिग्री और कार्डिनलिटी समझ में आया, आई होप सर। ठीक है, तो डिग्री इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड कार्डिनलिटी इज 8। तो डिग्री इज 7, कार्डिनलिटी इज 8। ठीक है, सो डिग्री इज 7 एंड कार्डिनलिटी इज 8। ठीक है, नेक्स्ट इज विच फील्ड शुड बी मेड द प्राइमरी की, जस्टिफाई योर आंसर। तो किस फील्ड को प्राइमरी की बनाना चाहिए, वो आंसर जस्टिफाई कर दीजिए। तो प्राइमरी की मोस्ट प्रोबेबली ये आपसे टीचर टेबल में पूछ रहे हैं, क्योंकि ऊपर भी टीचर था, यहाँ टेबल स्पेसिफाइड नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली टीचर टेबल से पूछ रहे होंगे। देखते हैं टीचर टेबल में हम किसको बना सकते हैं। तो यार हमको वो चीज को बनाना है आपका प्राइमरी की जो यूनिकली एक रिकॉर्ड को, मतलब एक यूनिक एक रो को आइडेंटिफाई कर सके। मतलब जो भी आप कॉलम को लेने वाले हो प्राइमरी की, उसमें नल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, डुप्लीकेट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो नल वैल्यूज तो मुझे पूरे डेटा में कहीं दिखी नहीं रही, डुप्लीकेट्स देख लेते हैं। जैसे कि सेक्स में जो जेंडर है आपको, उसमें मुझे डुप्लीकेट्स डेफिनेटली देखने को मिलेंगे ना, मेल मेल, फीमेल फीमेल, डुप्लीकेट्स आएंगे। सैलरी में भी डुप्लीकेट्स हो सकते हैं, जैसे कि 12,000 20,000, ओके मुझे दिखा 20,000 20,000, फिर 30,000 30,000, दो तो मुझे दिखी गए डुप्लीकेट्स। फिर डेट ऑफ एडमिशन, अब देखो डेट ऑफ एडमिशन में डुप्लीकेट्स देखते हैं, चलो डेट ही मैच करते हैं, 10 24 12 1 5 37 25 31। तो इसमें डुप्लीकेट्स मुझे नहीं दिख रहे, तो ये एक बार को हो सकता है प्राइमरी की बन जाए, बट डेट ऑफ एडमिशन सेम हो सकते हैं, पता है, तो इज नॉट अ गुड थिंग। कंप्यूटर डिपार्टमेंट, ओके डिपार्टमेंट देखते हैं। तो कंप्यूटर, हिस्ट्री मैथ्स, ओके मुझे यही रिपीटेशन मिल गया, हिस्ट्री मैथ्स, एक और हिस्ट्री दिख गया, कंप्यूटर मैथ्स, तो हिस्ट्री कंप्यूटर मैथ्स तो है इसमें, तो डुप्लीकेट्स है। एज 34 31 32 35 42 50 44 33, यहाँ डुप्लीकेट्स तो नहीं दिख रहे मुझे। ठीक है, बट हाँ यहाँ डुप्लीकेट्स हो सकते हैं, बट फिर भी ये प्राइमरी की बना सकते हैं, कुछ ना मिले तो। नेम जुगल, शर्मिला, संदीप, संगीता, राकेश, श्याम, शिवम, शालाखा। ठीक है, यहाँ पर भी मुझे रेपिटेशन नहीं देखने को मिल रही, तो ये भी बन सकता है आपका प्राइमरी की। ठीक है, बाकी टी नंबर, ओके टी नंबर है, तो टी नंबर तो यार प्राइमरी की बन ही सकता है, और टी नंबर को ही प्राइमरी की मुझे बनाना चाहिए। देखो ये सब में डुप्लीकेट्स पॉसिबल है, डेट ऑफ एडमिशन डुप्लीकेट हो सकते हैं, एज डुप्लीकेट हो सकते हैं, टी नेम भी डुप्लीकेट हो सकते हैं, डेफिनेटली पॉसिबल है। बट क्या टी नंबर का भी डुप्लीकेट होगा? नहीं यार, हर बार जब भी नया टीचर आएगा उसका नया ही टी नंबर उसको दिया जाएगा, टीचर नंबर है ना, टी नंबर मतलब टीचर नंबर, तो हमेशा जो टीचर नंबर है वो नया ही दिया जाएगा हर टीचर को। तो क्योंकि ये रिपीट कभी नहीं हो सकता, तो मैं प्राइमरी की टी नंबर को बनाऊंगा। तो यहाँ पे प्राइमरी की क्या हो गई मेरी, टी नंबर हो गई भाई प्राइमरी की। ओके ये तो मैंने मिटाई दी गलती से, सॉरी। तो टी नंबर क्या हो गई, सॉरी टी नंबर हो गई मेरी प्राइमरी की, टी_ नंबर, और ये 7 था भाई, ये 8 था, है ना। चलो आगे, विच फील्ड विल बी कंसिडर्ड, ओके और में है, 7th क्वेश्चन और में है, ध्यान रखिएगा। और में मतलब कि आपको दो में से एक आंसर करना है, क्या बी और ए में से एक आंसर करना है? नहीं, आपको या तो ये पूरा क्वेश्चन एक आंसर करना है जो हमने अभी कर दिया फिलहाल, या फिर ये पूरा एक क्वेश्चन आंसर करना है, ठीक है, या फिर पूरा एक ये क्वेश्चन आंसर करना है, ठीक है, सही है। तो कोई भी एक आंसर करना है आपको, राइट। या क्या हो गया यार, है ना। सो कोई भी एक आंसर करना है, राइट। चलिए, तो ये वाला तो अभी हमने आंसर कर ही लिया, है ना, ये तो हमने भी आंसर कर ही लिया। क्या किया इसका, डिग्री इज व्हाट, डिग्री इज 7 एंड कार्डिनलिटी, सॉरी हाँ डिग्री 7 कार्डिनलिटी इज 8, और इसका है टी नंबर, ठीक है। नाउ अब आपके पास ये ऑप्शन है, तो इसमें से कोई भी एक आंसर करना है आपको, है ना। क्या आंसर कर सकते हैं इसमें से एक, देखते हैं। ए इज विच फील्ड विल बी कंसिडर्ड एज द फॉरेन की इफ द टेबल्स टीचर एंड स्टूडेंट्स आर रिलेटेड इन अ डेटाबेस। तो किस फील्ड को आप कंसिडर करोगे फॉरेन की अगर टीचर और स्टूडेंट टेबल को रिलेट किया जाए? तो टीचर और स्टूडेंट टेबल मतलब देखो, टीचर और स्टूडेंट टेबल, ये है स्टूडेंट टेबल, इससे पहले है टीचर टेबल। तो टीचर टेबल और स्टूडेंट टेबल को रिलेट करेंगे तो क्या बनेगा भाई, फॉरेन की जो दोनों में कॉमन हो, रोल नंबर, टी नंबर, नेम, एज, सेक्स, ठीक है। फिर टी नंबर, टी नेम, ओके टी नंबर मुझे दिख रहा है, तो टी नंबर मुझे दोनों में कॉमन दिख रहा है, राइट। टी नंबर इसमें भी टीचर में भी है, टी नंबर इसमें भी है, स्टूडेंट में भी टी नंबर है, और यहाँ टीचर में भी टी नंबर है। नेम में देखो यहाँ टी नेम है, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम है, यहाँ पे एज है, यहाँ पर भी एज है, बट ये स्टूडेंट की एज है, राइट। ये क्या है, टीचर की एज है, बट यहाँ पे जो टी नंबर है वो टीचर का नंबर है, यहाँ पे जो टी नंबर है ये भी टीचर का नंबर है, तो टी नंबर मुझे सेम दिख रहा है। सेक्स में भी ऑल, तो यहाँ पे भी सेक्स है ना, यहाँ पे टीचर का सेक्स है, यहाँ पे स्टूडेंट का सेक्स है, ठीक है, तो इसमें भी अंतर है, ठीक है। नाम सेम है कॉलम के, बट अंतर है। तो मैं यहाँ पे जो फॉरेन की बनाऊंगा वो टी नंबर को बनाऊंगा, किसको बनाऊंगा, टी नंबर को। तो यहाँ पे फॉरेन की क्या बन गई भाई, तो यहाँ फॉरेन की बन गई टी नंबर,
ठीक है, फॉरेन की बन गई टी नंबर। नाउ विच सिंबल इज यूज्ड टू क्वेरी ऑल द कॉलम्स इन अ टेबल? अच्छा, किस सिंबल का हम यूज करते हैं टू क्वेरी ऑल द कॉलम्स इन अ टेबल? तो सेलेक्ट स्टार लिखते हैं ना, सेलेक्ट स्टार, तो हम किसका यूज करते हैं? स्टार, एस्टेरिस्क सिंबल का, ठीक है, स्टार का, एस्टेरिस्क, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, तो एक बार मैच कर लेते हैं भाई, आंसर सही है कि नहीं? सो डिग्री 7, कार्डिनलिटी इज 8, टी नंबर शुड बी मेड द प्राइमरी की एज इट इज यूनिक, सॉरी एज इट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड ऑफ द टेबल। तो 7 और 8 सही है, टी नंबर सही है। नेक्स्ट और में है टी नंबर इज द फॉरेन की, टी नंबर इज द फॉरेन की, ठीक है, टी नंबर इज द फॉरेन की, राइट। और एस्टेरिस्क सिंबल इज यूज्ड, है ना, एस्टेरिस्क सिंबल इज यूज्ड टू क्वेरी ऑल द डिटेल्स ऑफ अ टेबल, ठीक है। तो एस्टेरिस्क सिंबल्स हो गया। तो ये हो गया भाई आपका ए और बी पार्ट, ठीक है। तो ये था आपका 7th क्वेश्चन, दैट वाज द एंड ऑफ योर सेक्शन ए। तो सेक्शन ए का हमने क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लिए, सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलेंगे सेक्शन बी पे। सेक्शन ए वाज योर ऑफ, मतलब जो लास्ट क्वेश्चन था 7, दैट वाज अगेन ऑप्शनल, जिसमें से 2 में से एक अटेम्प्ट करना है, इन दोनों में से एक अटेम्प्ट करना है, और दिस विल गिव यू 2 मार्क्स, मतलब हर पार्ट जो है एक नंबर का है, ठीक है। चलिए 8th क्वेश्चन पे चलेंगे फटाफट। दिस इज योर सेक्शन बी 8th क्वेश्चन, एंड लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन। एंड फ्रॉम सेक्शन बी वी आर हैविंग क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स, देयर वेटेज इज ऑफ 3 मार्क्स। फिर 10th 11th क्वेश्चन से हमारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। चलिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है भाई। तो क्वेश्चन से इज क्वेश्चन 8, अच्छा क्वेश्चन 8 भी ऑप्शनल है, 7th ऑप्शनल है, 8th ऑप्शनल है और 12th ऑप्शनल है, तो 8th भी ऑप्शनल है। So Javed has created a dictionary containing names and marks as key value pairs of 5 students. Okay, 5 students का इसने जावेद ने क्या किया है, नेम एंड मार्क्स का की वैल्यू पेयर बनाया है। राइट अ प्रोग्राम विद सेपरेट यूजर डिफाइंड फंक्शंस टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस। तो आपको एक सेपरेट यूजर डिफाइंड फंक्शन, मतलब खुद से एक फंक्शन बनाना है टू परफॉर्म दीज ऑपरेशन। फर्स्ट वन बीइंग पुश द कीज ऑफ द डिक्शनरी इनटू अ स्टैक वेयर द करस्पॉन्डिंग वैल्यू या मार्क्स इज ग्रेटर देन 79। तो आपको क्या करना है, पुश करना है कीज को ऑफ द डिक्शनरी इनटू अ स्टैक वेयर, अच्छा की को पुश करना है, ठीक है, स्टैक में जहां पे जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है मार्क्स को ग्रेटर देन 79 हो। पॉप एंड डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द स्टैक। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया जो आपके सीबीएसई सैंपल पेपर में दे रखा है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मतलब सिंपल सी कहानी देखो क्या है, मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा दूं क्या है एग्जाम्पल से। इफ द सैंपल कंटेंट ऑफ द डिक्शनरी इज एज फॉलोज, अगर ये है सैंपल कंटेंट डिक्शनरी का, तो देखिए क्या है, यहां दे रखिए डिक्शनरी आर, राकेश 70, उमेश 50, विश्वास 70, अनीता 80 एंड अनुश्री 90। द आउटपुट फ्रॉम द प्रोग्राम शुड बी, ये आउटपुट है। कैसे है देखो, तो हम ये कह रहे हैं कि यार देखो आप विजिट करो, इसको विजिट करो पूरे को, है ना, चेक करो कि किसी भी जो भी बच्चा है उसके मार्क्स कितने, अगर 79 से ज्यादा तो पुश कर दो, 79 से ज्यादा नहीं है, 50 नहीं है, 70 नहीं है, 80 है, तो अनीता मैंने पुश किया, अनीता पुश किया मैंने, और अनुश्री के 90 है तो अनुश्री पुश किया, ठीक है, अनुश्री और अनीता पुश किया। अब जब मैंने पॉप किया, मतलब इससे बाहर निकाला, पॉप किया तो आंसर क्या हो गया, पहले अनुश्री बाहर आएगी और फिर अनीता बाहर आएगी, तो अनुश्री पहले आंसर आ जाएगा फिर अनीता आ जाएगा। तो ये सिंपल से कहानी है, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, हमने सीबीएसई पे भी कर रखा है ना, सीबीएसई के सैंपल पेपर में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है। इसके बाद ऑप्शनल में इसका सेकंड जो पार्ट है वो है Alam has a list containing marks of 10 students. You need to help him create a program with separate user-defined function to perform the following operation based on this list. तो Alam है जिसके पास एक list of numbers हैं जिसमें 10 students के marks हैं। आपको Alam को help करना है with a user-defined function. Traverse the content of the list and push the numbers higher than 33 into the stack. ठीक है, तो आपको विजिट करना है, क्या विजिट करना है नंबर्स को, मतलब लिस्ट को, और जहां जहां पर भी नंबर जो है 33 से ज्यादा है उसमें से आपको क्या करना है, आपको पुश कर देना है, और फिर पॉप एंड डिस्प्ले। ये काम भी हम कर चुके पहले, ये भी सेम क्वेश्चन है, मतलब बिल्कुल सेम क्वेश्चन टाइप दिया हुआ है यहाँ पे जो सीबीएसई सैंपल पेपर में था। फॉर एग्जाम्पल इफ द सैंपल कंटेंट ऑफ द लिस्ट इज एज फॉलोज, तो ये है, तो चलो अच्छा आपका फिर से रिवाइज हो जाएगा कंसेप्ट वाला, है ना, फिर से देखते हैं। सो एन अगर 12, 13, 34, 56, 21, 79, 98, 22, 35, 38 है, सैंपल आउटपुट क्या हो जाएगा इसका 34, 56, 34, 56 किससे ज्यादा, 33 से ज्यादा, 34, 56, 79, 98 सब आ जाएंगे। तो बेसिकली हम स्टार्टिंग से विजिट करना शुरू करेंगे, ठीक है, ओके 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 ओके। एक्चुअली सीन ये है, इन्होंने क्या किया है, ओके ये इन्होंने एग्जाम्पल थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया इन्होंने, ये स्टैक होगा, ये क्या, ये स्टैक है, ये बेसिकली स्टैक है, ये क्या स्टैक है, और ये पॉप करके आउटपुट है, ये क्या है, ये आउटपुट है। बट ये पूछ क्या रहे हैं, पॉप एंड डिस्प्ले द कंटेंट, तो पॉप करके डिस्प्ले करना ना भाई, तो ये कंटेंट क्यों डिस्प्ले करे, ये स्टैक है बेसिकली। तो देखो हम 12 पे गए नहीं है, 33 से ज्यादा, 13 नहीं है, 34 है ज्यादा, तो 34 को पुश किया, 56 है पुश किया, 21 नहीं है, 79 है पुश किया, 98 है पुश किया,
22 नहीं है, 35 है, पुश किया, 38 है, पुश किया। इसको फिर मैंने क्या किया, पॉप किया। तो पॉप किया तो सबसे पहले जब इस तरीके से स्टार्ट चला, 38 जो है टॉप एलिमेंट है, तो 38 पे जाएगा, फिर 35 आएगा, फिर 98 आएगा, फिर 79 आएगा, 56 एंड 34। अब इसका कोड हम लिख चुके हैं, एक बार जरा फिर से इसका कोड लिख के देखेंगे अपन। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विद दैट देन। उसका कोड क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल सा कोड हो जाएगा इसका। तो सबसे पहले तो आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो पहले तो पहला वाला पार्ट करते हैं। ठीक है, पहले वाले पार्ट में क्या है, देखो कहानी बहुत सिंपल सी कहानी है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले एक डिक्शनरी देखनी है। ठीक है, सो डिक्शनरी आर नाम से यहाँ पे दे रखी है डिक्शनरी, तो आर नाम से डिक्शनरी बना देंगे, है ना। आर नाम से क्या है, डिक्शनरी है जिसमें की वैल्यू पेयर है सपोज। ठीक है, जिसमें की वैल्यू पेयर है। अब बेसिकली हम दो फंक्शन बनाने वाले, पुश और पॉप, है ना। डेफिनेशन में बनाएंगे पुश और पॉप फंक्शन। अब पुश पॉप फंक्शन भाई आपको पता है, ठीक है, पुश और पॉप फंक्शन आपको पता है, तो अब उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब पुश ऑपरेशन क्या लेता है, पुश ऑपरेशन पहले तो स्टैक लेगा जिसमें आपको पुश करना है। पुश क्या लेगा, पहले तो स्टैक लेगा जिसमें पुश करना है, और क्या पुश करना है वो एलिमेंट ले लेगा। ठीक है, एलिमेंट ले लेगा। और इसमें सिंपल सी बात क्या करेगा कि आप इसमें देखो एक्सेसिव तो होगा नहीं, मतलब कभी भी पुश जो है, सॉरी स्टैक जो भी आप लिस्ट में पुश कर रहे हो वो लिस्ट कभी फुल तो होगी नहीं, तो आपको ओवरफ्लो की सिचुएशन चेक नहीं करनी है। आपको सीधे सीधे लिखना है कि आपको एस डॉट अपेंड कर देना है, एस डॉट अपेंड कर देना है एलिमेंट को। ठीक है, सिंपल सी कहानी ये है। तो एस डॉट अपेंड करना आपको सिंपल सी बात है ना, तो एस डॉट अपेंड कर देना है। बट जब पॉप की बात आती है तो पॉप एम्प्टी हो सकता है, मतलब जो एलिमेंट है आपके वो एम्प्टी हो सकता है, तो आपको यहाँ पे ये डालना पड़ेगा। आपको कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, इफ एस इज, तो इसमें भी स्टैक चाहिए होगा, है ना, स्टैक इसमें भी चाहिए होगा। तो इफ एस इज इक्वल्स टू एम्प्टी, अगर स्टैक एम्प्टी है तो क्या रिटर्न कर दो, तो रिटर्न कर दो नन, तो रिटर्न कर दो नन। ठीक है, बट अगर एम्प्टी नहीं है, एल्स अगर सॉरी हाँ अगर एम्प्टी नहीं है तो क्या करो, तो पॉप कर दो भाई एलिमेंट को, लास्ट एलिमेंट को, तो रिटर्न कर दो पॉप एलिमेंट, रिटर्न एस डॉट पॉप, है ना, एस डॉट पॉप को रिटर्न कर दो। अब ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका कंडीशन टू चेक की, मतलब पुश पॉप हो, मतलब पुश पॉप फंक्शन लिख लिया। अब बेसिकली जो कंडीशन है वो चेक करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम मतलब लूप का यूज करेंगे। ठीक है, सो फॉर कोई भी, अब की देखो सबसे पहले मैं जो भी डिक्शनरी उस पर वो करूंगा, क्या कहते हैं, इटरेट करूंगा। तो फॉर एक्स इन आर, तो मैंने जो डिक्शनरी आर है उस पर इटरेट किया, तो मैं इसको एक्स के बजाय में की लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना है। फॉर की इन आर, तो जब तक की आर में है तो हम जब इटरेट करते हैं तो की पे इटरेट करते हैं। फॉर की इन आर, बट हमें की चेक नहीं करनी है, हमें चेक करना है क्या है, एलिमेंट चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, फॉर की इन आर, इफ आर में जो पर्टिकुलर की पे जो एलिमेंट है, मतलब जो उसकी वैल्यू है, मार्क्स देख रहे हैं ना, तो की में जो वैल्यू है वो अगर ज्यादा है किससे, 79 से, दैट इज ग्रेटर देन 79, तो आपको करना क्या है, तो इसको स्टैक में पुश करना है। बट स्टैक का मेरे पास, तो एक स्टैक तो बना लूं पहले मैं, तो यहां बना लूंगा एक स्टैक। ठीक है, एक स्टैक बना लूंगा, तो एस स्टैक इस नाम से नहीं, एस टी नाम से डालता हूँ स्टैक, एम्प्टी स्टैक मतलब लिस्ट में डालता हूँ। तो बेसिकली इफ जो वैल्यू है आपकी वो बड़ी है, तो इस पर्टिकुलर स्टैक में क्या करो, इस पर्टिकुलर स्टैक को पुश कर दो, है ना। बट पुश करना है तो पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। तो पुश करना है हमें क्या, पुश करना है हमें स्टैक में क्या, की, है ना, क्या पुश करना है, की, क्योंकि की पुश करने के लिए कहा गया है, मतलब मुझे नाम पुश करने के लिए कहा गया, तो पुश कर दिया मैंने, है ना। और बस पुश ही तो करना है, पॉप अभी अपन करेंगे नहीं, पॉप रिटर्न करते समय करेंगे। अब क्या करेंगे हम, इसमें पॉप करेंगे, मतलब पॉप के मतलब हम वो करेंगे, प्रिंट करेंगे इसको। अब प्रिंट कैसे करेंगे, तो भाई मुझे पीछे से प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, वाइल ट्रू। ठीक है, तो मैंने एक इन्फिनिट लूप बना दिया वाइल ट्रू के नाम से, वाइल ट्रू करते मैंने इन्फिनिट लूप बना दिया। और मैं क्या करने वाला हूं, इसको पॉप करता रहूंगा, जो स्टैक है ना इसको पॉप करता रहूंगा जब तक एम्प्टी ना हो जाए। ठीक है, सो इफ स्टैक इज नॉट इज इक्वल्स टू एम्प्टी, इफ एसटी इज नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, ठीक है, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो पॉप करते चले जाओ, तो प्रिंट करो पॉप एलिमेंट। ठीक है, प्रिंट कर दो पॉप एलिमेंट, स्टेटमेंट नहीं लिखा, सीधे सीधे एलिमेंट लिख रहा हूं पॉप, तो मैं सीधे सीधे क्या करूंगा, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर दूंगा, पॉप ऑन एसटी। ठीक है, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। और अगर ऐसा होता है कि ये एम्प्टी नहीं है, अगर ये एम्प्टी नहीं है तो क्या करिए, तो आप ब्रेक कर दीजिए, इस पर्टिकुलर लूप को ब्रेक कर दीजिए, मतलब एम्प्टी नहीं है तो प्रिंट करिए, एम्प्टी हो गया तो ब्रेक कर दीजिए, सिंपल सी बात। ठीक है, तो इस तरीके से ये कोड है, इससे काम चल जाएगा आपका। लेट्स सी, एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, सो आर आपके पास है पूरा कोड, है ना, आर है मतलब डिक्शनरी है, सॉरी, पूरी आपके पास। राकेश इज 70, उमेश इज 50, विश्वास इज 70, अनीता इज 80, अनुश्री इज 90।
आपने एक फंक्शन लिखा पुश, जिसमें एस और एन एक्सेप्ट कर रहा है, वो स्टैक एक्सेप्ट कर रहा है और नंबर एलिमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, एस और एन। सो एस डॉट अपेंड, ठीक है, एस में आपको अपेंड कर देना है एन को, सिंपल सी बात, एलिमेंट ले रहे हो उसको अपेंड कर देना है। पॉप में एस ले रहा है, चेक कर रहे हैं, एस इज नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी, रिटर्न पॉप, ठीक है। अच्छा मैंने उल्टा कर दिया, मैंने कह दिया कि इफ इट इज इक्वल्स टू एम्प्टी तो रिटर्न करिए ना, एल्स में आप पॉप कर दीजिए रिटर्न, ठीक है। बट ठीक है, उल्टा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ लिख दिया इफ एस इज एम्प्टी तो आपको क्या करना है, नन रिटर्न करना है, और अगर ये एम्प्टी नहीं है तो पॉप कर देना है रिटर्न को। यहाँ पे उन्होंने उल्टा लिख दिया, उन्होंने कहा इफ एस इज नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी तो पॉप रिटर्न करना है, एल्स नन रिटर्न करना है, सेम ही बात लिखी हुई है हमने। फिर आपने एक स्टैक बनाया एसटी नाम से, और आपने कहा फॉर की इन आर, फॉर की इन आर, ठीक है, इफ r of k is greater than equals to 79, ओके, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 79 है, ठीक है, देन पुश कर दीजिए स्टैक में k को, ठीक है। फिर while ट्रू करिए, while ट्रू इफ स्टैक इज नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी, प्रिंट कर दीजिए पॉप्ड एलिमेंट। अच्छा एंड भी इन्होंने कर दिया कि यार स्पेस एलिमेंट कर दीजिए, बट मैंने चलो एंटर करके कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एल्स ब्रेक, नहीं तो ब्रेक कर दीजिए, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, राइट, दैट वाज इजी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कुछ चेंज नहीं है, बस ये है कि यार ये वाला पार्ट चेंज है, मतलब यहाँ पे क्योंकि लिस्ट बन गई है, अब चेंज क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट में लिस्ट चेंज हो जाएगी। अब बस हम ये करेंगे, बाकी सारे चीज बिल्कुल सेम रहेगी, मतलब ये पुश परफॉर्म सेम रहेगा, पॉप परफॉर्मेशन से फंक्शन सेम रहेगा, बस ये क्या होगा, अब ये आर जो है लिस्ट बन चुका है, ये क्या बन चुका है, लिस्ट बन चुका है। अब आपको क्या करना है, इस लिस्ट में चेक करना है, तो फॉर की इन आर नहीं करना है, आपको करना है फॉर एक्स इन एल, मतलब एलिमेंट को चेक करना है एल में, ठीक है, फॉर एक्स इन एल। और आपको कंडीशन चेक करनी है कि अगर x जो है 33 से ज्यादा है, अगर x 33 से ज्यादा है तो x को आपको पुश कर देना है, तो x को पुश कर देना है, दैट्स ट्रू, है ना। और इसके बाद फिर सिंपल सा ट्रू मतलब करना है, फिर प्रिंट करना है, दैट्स इट, है ना। एक बार देखते जरा इसका आंसर, ठीक है। सो आपके पास n ये है, ये n है, आपने पुश और पॉप फंक्शन ऑपरेट किया सेम उस तरीके से, ठीक है। s स्टैक है, n एलिमेंट को अपेंड कर रहे हैं, तो s डॉट अपेंड n, पॉप स्टैक ले रहा है, इफ s इज नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी देन रिटर्न डॉट रिटर्न s डॉट पॉप, एल्स रिटर्न नन, सेम फंक्शन, बिल्कुल सेम फंक्शन। फिर इसके बाद है इफ स्टैक, एम्प्टी स्टैक बनाया आपने फॉर k इन n, जब तक k n में है तब तक इफ k इज ग्रेटर देन 33 पुश स्टैक में k को, while ट्रू इफ स्टैक इज नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी प्रिंट वही सेम फंक्शन, एल्स ब्रेक, सिंपल सा कंडीशन। सिर्फ जो पार्ट चेंज हुआ है वो हुआ ये पार्ट, एक तो चेंज, ये पार्ट चेंज और ये पार्ट चेंज, मतलब स्टैक चेंज हो गया बस, सॉरी स्टैक नहीं, सॉरी लिस्ट चेंज हो गई, दैट्स इट, ठीक है। बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। एक बार फर्स्ट वाला पेपर और देखिएगा, उसमें भी बिल्कुल सेम पेपर क्वेश्चन है, सीबीएसई का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम तरीके का क्वेश्चन है जो हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो एक बार उसको जरूर देख के आइए, उससे आपको क्लियर कट आइडिया समझ में आ जाएगा कि क्या क्वेश्चन है, या फिर आपको डिटेल्ड डिस्कशन समझ में आ जाएगा जो हमने अभी इससे पहले कर भी चुके हैं, ठीक है। तो वो समझ में आ जाएगा आपको डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर 8th इज योर 9th क्वेश्चन, एंड द 9th क्वेश्चन इज अगेन ऑफ 3 मार्क्स, बट यहाँ तो 1 ही लिखे हुए हैं, क्योंकि भाई ये पार्ट्स में डिवाइडेड है, यहाँ पार्ट दिख रहा है ना, फर्स्ट पार्ट ये पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो अगेन ये क्या है, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है, बट फर्स्ट मतलब जो पहला पार्ट है वो 1 नंबर का है, फिर मोस्ट प्रॉबेबली सेकंड या हो सकता है थर्ड पार्ट भी हो, तो हम आगे देखेंगे, पहले जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। 9th का फर्स्ट पार्ट कंपलसरी है, ऑप्शन नहीं है और वगैरह नहीं है 9th क्वेश्चन में, इसको कंपलसरी करना। व्हाट डू यू मीन बाय डोमेन इन टर्म्स ऑफ डीबीएमएस, ओके, डोमेन से आप क्या समझते हैं डीबीएमएस में, ये पूछ रहे हैं। तो यार देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, डोमेन क्या होता है, तो सपोज जैसे कि मैंने कोई भी टेबल बनाई है ना, टेबल बनाई सपोज, इस टेबल में सपोज ये कॉलम है, ये कॉलम है, अब ये पर्टिकुलर कॉलम आपने बनाया, इस कॉलम में वैल्यूज आने वाली हैं, अब ये वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है, ये वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या वेराइटीज हैं, इसको हम कहते हैं डोमेन, मतलब वैल्यूज की वेराइटी को हम क्या कहते हैं, वैल्यूज की वेराइटी को क्या कहते हैं, हम कहते हैं डोमेन, ठीक है, वैल्यूज की वेराइटी को हम कहते हैं डोमेन। समझ में आया? तो दिस इज व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट योर डोमेन, ठीक है। सो एक बार इसका जरा आंसर चेक कर लेते हैं। तो एक पर्टिकुलर कॉलम में जो जो वैल्यूज आ सकती हैं, क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं, उसको हम डोमेन कहते हैं। So a domain is a pool of values from which the actual values appearing in a given column are drawn. तो डोमेन क्या है, डोमेन वो पूल ऑफ वैल्यूज, मतलब वो कलेक्शन ऑफ वैल्यूज है जो एक्चुअली में अपीयर कर रही है एक पर्टिकुलर कॉलम में, ठीक है, उसको हम कहते हैं डोमेन, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया भाई डोमेन। इसके बाद सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट इज व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी की एंड यूनिक की। तो क्या मेन डिफरेंस है बिटवीन प्राइमरी की एंड यूनिक की, ये पूछ रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड यूनिक की। तो प्राइमरी की और यूनिक की में क्या डिफरेंस है, हम सबको पता है भाई, प्राइमरी की और यूनिक की में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की नल नहीं हो सकती,
प्राइमरी की नल नहीं हो सकती, बट यूनिक अगर आपने स्पेसिफाई किया तो यूनिक की नल हो सकती है। मतलब एक पर्टिकुलर अगर कॉलम में आपने प्राइमरी की बना दिया उसको, तो वो यूनिक वो नल नहीं हो सकती, ठीक है, बट यूनिक अगर आपने पर्टिकुलर किसी कॉलम को बनाया तो वो नल हो सकती है। दूसरा, एक पर्टिकुलर टेबल में एक ही कॉलम या एक ही प्राइमरी की, एक ही कॉलम मैंने गलत बोल दिया, एक ही प्राइमरी की हो सकती है। एक पर्टिकुलर टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है, बट एक पर्टिकुलर टेबल में मल्टीपल यूनिक कीज हो सकती है। ऑल दो प्राइमरी की आप ऐसा कह सकते हो कि दो या दो से ज्यादा कॉलम्स मिला के प्राइमरी की बना रहे हो, बट वो होगी तो एक ही प्राइमरी की ना। तो एक पर्टिकुलर टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है, बट उसमें यूनिक कीज मल्टीपल हो सकती है, ठीक है। तो एक बार जरा इसका डिफरेंशिएशन समझेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी की मींस प्राइमरी की विल नॉट एक्सेप्ट नल वैल्यूज, प्राइमरी की कभी भी नल वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं करेगा। यूनिक की मतलब यूनिक की कैन एक्सेप्ट नल वैल्यूज, यूनिक की नल वैल्यूज एक्सेप्ट कर सकता है, प्राइमरी की यूनिक वैल्यूज एक्सेप्ट नल वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं कर सकता। प्राइमरी की, अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है। यूनिक की बात करें, अ टेबल कैन हैव मल्टीपल यूनिक कीज, एक पर्टिकुलर टेबल में मल्टीपल यूनिक कीज हो सकते हैं, बट उसमें एक ही क्या होगी, एक ही उसमें प्राइमरी की होगी। तो प्राइमरी की एक ही, यूनिक कीज मल्टीपल हो सकती है। अच्छा, ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो बेसिकली 9th क्वेश्चन कंप्लीट ही होगी, ठीक है। 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था 1 मार्क का, सेकंड पार्ट 2 मार्क्स का निकला, तो आपका कंबाइंड होके 9th क्वेश्चन क्या हो गया, 9th क्वेश्चन आपका हो गया 3 मार्क्स का। तो ये हो गया आपका 9th क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन मींस एन एग्जामिनेशन एजेंट डिजाइंस द फॉलोइंग डेटाबेस टेबल्स टू स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑन कैंडिडेट्स हु रजिस्टर फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है। एन एग्जामिनेशन एजेंट डिजाइंस द फॉलोइंग डेटाबेस टेबल्स टू स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑन कैंडिडेट्स हु रजिस्टर फॉर एग्जामिनेशन। तो इस तरीके से कुछ उन्होंने डिटेल बनाया, मतलब एक एग्जामिनेशन एजेंट है जिसने डेटाबेस डिजाइन किया है टू स्टोर द इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए उन कैंडिडेट्स का जिन्होंने पेपर के लिए रजिस्टर किया है ना, हु रजिस्टर फॉर एग्जामिनेशन। तो मुझे देखते हैं क्या क्या है। सपोज जैसे कि पहले टेबल दे रखा है, टेबल मतलब कैंडिडेट, मोस्ट प्रोबेबली कैंडिडेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फील्ड दे रखा है, टाइप दे रखा है, विड्थ दे रखी है, डिस्क्रिप्शन दे रखा है। फील्ड है सी नम, ठीक है, सी नम है मतलब कॉलम का नाम है सी नम, टाइप है इसका कैरेक्टर, विड्थ है 8, डिस्क्रिप्शन है यूनिक कैंडिडेट नंबर ऑफ द कैंडिडेट वेयर द फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स आर द यूनिक स्कूल कोड ऑफ द कैंडिडेट स्कूल। बट मुझे इस लाइन से कोई फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली में, फर्स्ट 3 कैरेक्टर शुड बी यूनिक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे तो सिर्फ यूनिक बनाना है, ये सीन है कि मुझे यूनिक बनाना है, ठीक है। सी नेम मतलब कैरेक्टर है, मतलब अगेन कॉलम का नाम है सी नेम, कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट का नंबर, कैंडिडेट का नाम, जिसका टाइप है कैरेक्टर, विड्थ है 30, नेम ऑफ द कैंडिडेट, ये नेम ऑफ द कैंडिडेट है। डीओबी मतलब फील्ड नेम है डीओबी विच इज डेट है डेफिनेटली, सो डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ है। तो ये मैंने कैंड एक बनाया है। कैंड के बाद नेक्स्ट है मेरा रजिस्टर। तो रजिस्टर टेबल में मैं अगर कहूं तो रजिस्टर टेबल में क्या है, फील्ड नेम, टाइप, विड्थ, डिस्क्रिप्शन, वही कहानी है। तो रजिस्टर में अगर मैं कहूं तो सी नम है, कैंडिडेट का नंबर है, और एस कोड मतलब मोस्ट ऑफ स्कूल कोड है, या सब्जेक्ट कोड है, सॉरी सब्जेक्ट कोड दिख रहा है। तो सी नम मतलब कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर, डेटा टाइप होने वाला है, विड्थ 8 होने वाली है, कैंडिडेट नंबर ऑफ द कैंडिडेट, सॉरी कैंडिडेट नंबर ऑफ द कैंडिडेट हु सिट्स द एग्जामिनेशन ऑफ द, ओके, जो कैंडिडेट एग्जाम में बैठ रहा है उसका कैंडिडेट नंबर है सी नम, ठीक है, कैंडिडेट नंबर। और एस कोड मतलब कैरेक्टर डेटा टाइप का है, 2 विड्थ है इसकी, यूनिक सब्जेक्ट कोड है, ये सब्जेक्ट कोड है जो यूनिक होने वाला है। एस कोड मतलब सब्जेक्ट कोड जो यूनिक होने वाला है, इसका टाइप अगेन कैरेक्टर है, विड्थ 2 है ना, सब्जेक्ट कोड है। फिर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, फील्ड नेम, टाइप, विड्थ एंड डिस्क्रिप्शन। फील्ड नेम है एस कोड एंड एस कोड, ठीक है, ओके, एस कोड एस कोड, एस कोड नहीं होना चाहिए बेसिकली, चलो कोई बात नहीं, सेम नाम नहीं हो सकते तो गड़बड़ दिख रही मुझे। कैरेक्टर है ना, आई थिंक सो ये एस कोड नहीं होना चाहिए, शायद मिसप्रिंट है, ये एस कोड नहीं होना चाहिए, एस नेम होना चाहिए, क्योंकि नेम सेम नहीं हो सकते ना, ठीक है। या हो सकता है इन्होंने डेटाबेस बनाया हो ये और गलत कर दिया हो, ठीक है, तो हो सकता है। तो ये मेरे ख्याल से शायद मिसप्रिंट भी हो सकता है, सब्जेक्ट क्वेश्चन में भी हो सकता है, ट्रिक आगे क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा। एस कोड विच इज कैरेक्टर, विड्थ 2 है, यूनिक सब्जेक्ट कोड है। एस नेम होना चाहिए वैसे तो, कैरेक्टर डेटा टाइप है, 30 विड्थ है, नेम ऑफ द सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। देखेंगे हो सकता है गड़बड़ हो, या तो क्वेश्चन मिसप्रिंट हो, या फिर उन्होंने जानबूझ के गलती करी हो, ये दिखाने के लिए कि कॉलम जो है मल्टीपल नेम के नहीं हो सकता, इंसर्ट ही नहीं कर सकता। तो ये स्कीमा बनाया अभी, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन काफ़ी सारे हो गए यार, है ना, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो मेरे ख्याल से ए बी सी एक नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, और एक पार्ट, ओ वाओ बहुत ज़्यादा ब्रेक कर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ सीक्वल कमांड टू क्रिएट कैंड, ओके, मतलब बहुत गंदी मार्किंग स्कीम है। 3 नंबर का क्वेश्चन, मतलब ए बी सी 3 पार्ट का है, ठीक है। यह हो सकता है कुछ और तरीके से डिवाइड कर दे, चलो इनका मर्जी, अपना आगे बढ़ते हैं। राइट अ सीक्वल कमांड टू क्रिएट कैंड, कैंड टेबल को बनाने के लिए, कैंड टेबल ये रहा, कैंड टेबल आपको बनानी है, 3 कॉलम होने वाले, डेटा टाइप दे रखा है, डिस्क्रिप्शन देगा, बनाते चलो, चलिए फटाफट, ठीक है। चलो तो इसको मिटा देंगे, है ना, तो ज़रा बनाएंगे। अब क्या करेंगे हम,
क्रिएट करेंगे टेबल को, डेटाबेस वगैरह नहीं बनाना, क्रिएट करना सीधा टेबल, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम क्या भाई, कैंड है, CAND, क्रिएट टेबल कैंड, क्रिएट टेबल कैंड, ठीक है, क्रिएट टेबल कैंड। कॉलम का नाम है cnum, cname dob, cnum, ठीक है, कॉलम का नाम है cnum, cname एंड dob, cnum, cname एंड dob, cnum, cname dob, ठीक है, कॉलम का नाम है। अब इसके डेटा टाइप आपको दे रखे कैरेक्टर, कैरेक्टर और डेट, ठीक है, कैरेक्टर, कैरेक्टर, डेट और 8, चलो ठीक है लिख देते पहले, कैरेक्टर मतलब कैर, कैर और डेट, कैर, कैर, डेट। तो इसका भी कैरेक्टर, कैरेक्टर, विड्थ है 8 और 30 की, इसका विड्थ है 8, इसकी विड्थ है 30, ठीक है, सो 8 और 30 विड्थ है ना, और इसमें तो कुछ होते नहीं, डेट में विड्थ थोड़ी होगी। फिर ये यूनिक होना चाहिए, बाकी कुछ में है नहीं प्रॉब्लम, तो यहाँ यूनिक बस एक कॉलम कंस्ट्रेंट लगाना है, विच इज यूनिक, कॉमा कॉमा, बस डन, और इसको क्लोज कर देंगे, ऊपर ही ले आते हैं, चलो इसको, है ना, चलो, तो ये हो गया आपका कैंड। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 10th के बाद, ओके 10th तो ये चल ही रहा है, फर्स्ट पार्ट, ए के फर्स्ट पार्ट के बाद ए का सेकंड पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैंडिडेट की ऑफ कैंड, एक्सप्लेन ब्रीफली। तो इनमें से किसको आप कैंडिडेट की बना सकते हो ऑफ कैंड, एक्सप्लेन ब्रीफली, तो ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो बेसिकली पूछ रहे हैं, सॉरी, cnum या cnum और क्या है, cname या dob, ओके, cname और dob मिला के या cnum, तो cnum को कैंडिडेट की बनाइए, cname और dob। तो देखो कैंडिडेट की वो होती हैं जो प्राइमरी की बनने की कैपेबिलिटी रखती हैं, ठीक है, प्राइमरी की जो बन सकती है, मतलब यूनिक होनी चाहिए। अब यूनिक होनी चाहिए तो देखो सिचुएशन ये है कि इसमें यूनिक का कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है, cname या dob में यूनिक का कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है। ऐसे डेफिनेटली बच्चे हो सकते हैं ना जिनकी डेट ऑफ बर्थ सेम हो और नाम भी सेम हो, ऐसा हो सकता है ना, तो इसको आपको कैंडिडेट की बनाना इज नॉट अ गुड आइडिया। तो कैंडिडेट की एक्चुअली में क्या बननी चाहिए, cnum बननी चाहिए आपकी कैंडिडेट की। तो यहाँ पे कैंडिडेट की क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी cnum, ठीक है। नेक्स्ट इज बी, आइडेंटिफाई द प्राइमरी की एंड फॉरेन की ऑफ रजिस्टर। तो रजिस्टर टेबल है ना, रजिस्टर टेबल है, इसमें फॉरेन की और प्राइमरी की आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। तो फॉरेन की और प्राइमरी की कैसे बनाए, तो जो कॉमन हो, तो cnum एक्चुअली कॉमन था, cnum इसके साथ कॉलम कॉमन था ना, cnum, और आगे भी cnum दिख रहा है, और s कोड क्या है, सब्जेक्ट कोड है जो यूनिक है। तो एक्चुअली में ये प्राइमरी की होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, फॉरेन की। तो s कोड हो जाएगा प्राइमरी की, है ना, ये हो जाएगा s कोड प्राइमरी की, और ये हो जाएगा cnum फॉरेन की। तो cnum हो गया फॉरेन की और s कोड हो गया प्राइमरी की। सी पार्ट में चलेंगे, सी पार्ट इज राइट अ सीक्वल कमांड टू इंक्रीज द विड्थ ऑफ cnum इन कैंड टू 12। ओके, कैंड टेबल में cnum का आपको विड्थ चेंज करनी है टू 12। ओके, कैरेक्टर था ना cnum, कैंड में cnum कैरेक्टर डेटा टाइप है जिसकी 8 है, इसको 12 विड्थ करनी है आपको। कर लेते चलो भाई, कैसे करेंगे, ऑल्टर करेंगे। सो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है, कैंड, CAND, कैंडिडेट, है ना, कैंड है टेबल का नाम, ठीक है। मॉडिफाई करना है आपको, मॉडिफाई करना है आपको, कॉलम को तो आप कॉलम लिख सकते हो बट जरूरी नहीं है, ठीक है। कॉलम, और कॉलम किसको मॉडिफाई करना है, cnum को करना है, cnum, और यहां पे आ जाएगा आपकी साइज विच इज 12। कंस्ट्रेंट आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं, कंस्ट्रेंट ऑलरेडी रहेगा उस पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज द सब्जेक्ट कोड एंड सब्जेक्ट नेम ऑफ न्यू सब्जेक्ट आर 9 एंड लॉ रिस्पेक्टिवली। राइट अ सीक्वल कमांड टू इंसर्ट द रिकॉर्ड इनटू सब्जेक्ट, ठीक है। तो अच्छा, सीक्वल कमांड लिखने के लिए कह रहे तो यार इसमें कुछ गड़बड़ है मेरे ख्याल से, यहाँ पे सी नेम होना चाहिए, मतलब एस नेम होना चाहिए, ये गलत है मेरे ख्याल से, मिस प्रिंट हो गया होगा। सी नेम, NAM बनाए थे हम, एस नेम, SANAM बनाए थे, ठीक है। तो बढ़िया, तो एस नेम में, और बेसिकली एस नेम में आपको सब्जेक्ट का नाम डालना है, और आपको करना क्या है, सब्जेक्ट कोड डालना है। बेसिकली मुझे एस नेम की वैसे जरूरत है नहीं, क्योंकि मुझे तो इंसर्ट करना है, तो मैं सीधे सीधे लिखूंगा इंसर्ट इनटू टेबल का नाम देख लेते हैं बस, सब्जेक्ट, ठीक है, इंसर्ट इनटू सब्जेक्ट,
इंसर्ट इनटू सब्जेक्ट वैल्यूज, ठीक है, इंसर्ट इनटू सब्जेक्ट वैल्यूज, और क्या क्या वैल्यूज हमें इंसर्ट करनी है इसमें, 09 एंड लॉ, ठीक है। तो इंसर्ट इनटू सब्जेक्ट वैल्यूज विच इज 09 एंड लॉ, तो 09 और लॉ मुझे इंसर्ट करनी है वैल्यूज इनटू सब्जेक्ट टेबल, ठीक है। तो सब्जेक्ट टेबल में इंसर्ट करनी है। चलो देख लेते हैं एक बार इसका आंसर, क्रिएट टेबल कैंड, अच्छा इसको एक बार देख लेते हैं, क्रिएट टेबल कैंड सीनम कैर 8 प्राइमरी की, सीनम कैर 8 प्राइमरी की ओके, प्राइमरी की बनाने की जरूरत है, बट उन्होंने यूनिक बोला है, तो यूनिक प्राइमरी की में यूनिक रहता है, बट इन्होंने कहा है यूनिक कैंडिडेट नंबर ऑफ द कैंडिडेट वेयर द फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स आर द यूनिक कोड, सब स्कूल कोड ऑफ द कैंडिडेट्स स्कूल। तो यूनिक कैंडिडेट नंबर का है तो यूनिक होना चाहिए, बट ऑल दो यस यार ये रिपीट नहीं होना चाहिए, तो हमें नॉट नल भी डालना पड़ेगा, ऐसा कोई बच्चा नहीं होना चाहिए जिसको रिपीट। तो ठीक है, मतलब क्वेश्चन क्लियर नहीं था, आई थिंक सो इसमें यूनिक भी सही करना चाहिए बंदे को, क्योंकि क्वेश्चन क्लियर नहीं था, इसमें लिखना चाहिए था, मतलब कॉमन सेंस लगाने वाली बात है वैसे जो हमने नहीं लगाई, ठीक है, कि उसको प्राइमरी की बनाना चाहिए, बट हम ये क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से चले, क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से यूनिक लिखना चाहिए वहाँ पे। बट डेफिनेटली जब आप एक डेटा एंट्री कर रहे हो और आप कैंडिडेट का नंबर डाल रहे हो तो वो यूनिक के साथ साथ नॉट नल भी होना चाहिए, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए बच्चे जिसको कैंडिडेट नंबर ना मिले, है ना, कैंडिडेट नंबर एलोकेट करना जरूरी है। तो ठीक है कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पे कॉमन सेंस के हिसाब से प्राइमरी की आना चाहिए, यूनिक नहीं आना चाहिए, तो उसको यूनिक हटा के प्राइमरी की कर लीजिएगा, बट मेरे ख्याल से दोनों ही सही होने चाहिए, ठीक है। हमने क्वेश्चन इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से किया, वो लॉजिकल सेंस के हिसाब से, ठीक है कोई बात नहीं। सी नेम कैर 38 है ना, नॉट नल, तो सी नम कैर 38 नॉट नल, ठीक है। सो सी नम कैर 38, अच्छा इन्होंने शायद यहाँ पर भी गड़बड़ कर रखी है, ठीक है, सी नम कैर 30 है या 38 है, चलो कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से कुछ मिस्टेक है, एरर है लिखने में, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। नॉट नल, ठीक है, नॉट नल, ऑल्दो इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, बट ठीक है, कॉमन सेंस वाली बात है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि यार कॉमन सेंस लगाइए आपकी, ये नल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा आंसर्स में दिक्कत वाली बात है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, नॉट नल हो गया। फिर नेक्स्ट में भी मुझे नॉट नल दिख रहा है, डीओबी डेट शुड बी नॉट नल, ठीक है, वो भी हमने नहीं लिखा, डीओबी डेट शुड बी नॉट नल, मतलब हमने एक्चुअली इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कर दिया, क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शंस जो हैं, बट ये कहना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए क्या कि यार सी नम में प्राइमरी की बनना चाहिए, बना देते हैं भाई प्राइमरी की, ठीक है, तो इसको बना देंगे प्राइमरी की, मतलब ये इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं थे, तो मैं कहूँगा कि यार इस टाइप का अगर क्वेश्चन कभी आपके पेपर में आता है तो दैट शुड बी बोनस, ठीक है, मतलब क्वेश्चन क्लियर नहीं है और आंसर कुछ भी लिख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यूनिक स्पेसिफाई करने के लिए कहा गया है, ऑल्दो मैं अगेन बोल रहा हूँ कि यार जब भी आप ये डेटाबेस बनाओगे आप चाहोगे कि किसी बच्चे को सीनम ना मिले, सॉरी नहीं चाहोगे कि किसी को सीनम ना मिले, मतलब कैंडिडेट नंबर ना मिले, बिना कैंडिडेट नंबर के पेपर ही नहीं दे पाएगा वो, तो वो प्राइमरी की होना चाहिए, मतलब नॉट नल कंस्टेंट आना चाहिए, तो नॉट नल और यूनिक कंबाइन करोगे तो प्राइमरी की मिलता है। उसी तरीके से सी नेम अगर आप कैर कर रहे हो, सी नेम अगर कैर कर रहे हो तो किसी का भी नाम छूटे ना, क्योंकि पेपर ले रहे हो ना, पेपर में बिना नाम के थोड़ी चलेगा, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे नॉट नल भी स्पेसिफाई करना चाहिए, बट हम एक्चुअली क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से चले, इस वजह से गड़बड़ हुई। डीओबी डेट है तो ये भी नॉट नल होना चाहिए, क्योंकि किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा हुआ है तो वो भी क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, मतलब वो भी अलाउड नहीं है, डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन्ड होना चाहिए पेपर में, ठीक है, तो दैट शुड बी द सिचुएशन कि वो क्लियरली मेंशन हो, ठीक है। सो वही चीज़ यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि वो मेंशन्ड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन देखूं तो कैंडिडेट की ऑफ टेबल कैन बी सी नम एज इट प्रोवाइड्स यूनिक वैल्यू फॉर ईच रो, तो हमने सी नम ही का है ना, सी नम ही का है, तो ओके यहाँ पे सी नम ही का है कि प्राइमरी की सी नम ही होना चाहिए, कैंडिडेट की सी नम ही होना चाहिए क्योंकि ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। फिर प्राइमरी की क्या है, बी पार्ट में प्राइमरी की शुड बी एस कोड, प्राइमरी की एस कोड लिखा है, फॉरेन की हमने सी नम लिखा है, सी नम, ठीक है, तो एस कोड प्राइमरी की एंड फॉरेन की सी नम, सही लिखा है हमने, ठीक है, सही लिखा है ये चीज़। तो फिर सी में ऑल्टर टेबल कैंड मॉडिफाई सी नम, आगे यार हमने इसमें डेटा टाइप तो स्पेसिफाई किया ही नहीं, ठीक है, हमने कॉलम का नाम तो डाल दिया कि मॉडिफाई कॉलम सी नम, डेटा टाइप तो डाला ही नहीं, तो गड़बड़ हो गया यार, मतलब थोड़ी सी केयरलेस मिस्टेक, ठीक है, डेटा टाइप तो डालो कैर, जिसमें चेंज करना है आपको कैर और 32, मतलब माई मिस्टेक, टोटली माई मिस्टेक, मतलब मैंने जो है केयरलेस मिस्टेक कर दी, ठीक है, कि डेटा टाइप तो स्पेसिफाई किया ही नहीं, मतलब मैंने कहा ऑल्टर टेबल, कैन टेबल को ऑल्टर करिए, मैंने कहा कॉलम सी नम कॉलम को मॉडिफाई करिए, बट उसमें आपको क्या डेटा टाइप डालना है वो डालिए, तो कैर 12 डालना है आपको, ठीक है, तो डेटा टाइप तो बताइए,
फिर नेक्स्ट इंसर्ट इनटू सब्जेक्ट वैल्यूज 0 9 एंड लॉ, ये सही है हमारा, ठीक है, ये सही किया। तो ये था भाई आपका 8th क्वेश्चन, जिसमें बहुत सारे झमेले हुए थोड़े से। तो देखो इससे क्या सीखा, वैसे हमने क्वेश्चन से सीखा क्या? क्वेश्चन से हमने ये सीखा कि यार आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के हिसाब से कॉमन सेंस लगाना। हमने जो मेन घपला किया वो फर्स्ट क्वेश्चन में किया है। क्या कह रहा है घपला कि यार पहले क्वेश्चन में हमने ये देखा कि हमने जो क्वेश्चन इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं उस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। दैट इज कंप्लीटली फाइन, आप इसके लिए इवन कह भी सकते हो, तो आपको उसमें बोनस मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। बट वो सिचुएशन आने ही क्यों दे कि हमें वहां पे बातचीत वगैरह करनी पड़े, है ना, बोर्ड में। तो हमें हमेशा ध्यान ये रखना है कि इस चीज में फंसना ही नहीं है। हमें ये करना है कि कॉमन सेंस लगाना है, मतलब थोड़ा सा रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ध्यान रखना है कि यार सीनम। अब देखो कॉमन सेंस जो होता है कभी भी कॉमन नहीं होता, क्यों? क्योंकि कॉमन सेंस हर किसी के हिसाब से अलग हो जाता है ना, ये भी चीज़ है ना, सिचुएशन थोड़ी सी है। तो क्या है कि यार हम इंस्ट्रक्शन सेट के हिसाब से चले, बट ऐसा हो सकता है कि सामने वाला कहे कि यार इसको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के हिसाब से करो। अगर कभी आपने रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के हिसाब से कर दिया, सपोज अगर आपने थोड़ा सा अपना दिमाग लगा कर दिया, तो कहेंगे नहीं जो क्वेश्चन सेट में इंस्ट्रक्शंस लिखे हो उस हिसाब से करो। तो आप क्या करिए, आप क्वेश्चन सेट के मतलब क्वेश्चन पेपर में जो भी इंस्ट्रक्शन है उसी को फॉलो करिए, आप ज्यादा उसमें पढ़िए ही मत, है ना, झंझट में, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप ये तो लड़ सकते हो कि यार ये पेपर में ऐसा लिखा हुआ था और मैंने यही किया है तो आपने क्यों मार्क्स काटे, बट अगर आपने इसमें कुछ अलग कर दिया और सामने वाले ने मार्क्स काट दिया तो फिर आप जाके नहीं लड़ सकते उनसे कि इसमें मैंने रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन लगाया। सो वो कहेंगे किसने कहा था तुमसे लगाने के लिए, राइट। तो इसीलिए जो पेपर में दिया हुआ है वो करिए। बट यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे ये दे वर एक्सपेक्टिंग कि आप इसमें कुछ अपना सोचे क्या कि यार जो कैंडिडेट नंबर है वो कभी भी नल नहीं हो सकता। ऐसा किसी भी बच्चे को हम नहीं भेजेंगे जिसके पास कैंडिडेट नंबर ना हो, तो ये नॉट नल भी होना चाहिए, यूनिक स्पेसिफाई कर रखा है तो ये प्राइमरी की बन गई, ठीक है। उस तरीके से सी नेम कभी भी नल ना हो, किसी भी बच्चे को हम नहीं भेजेंगे पेपर देने जिसका नाम ना हो। DOB मैं किसी भी बच्चे को अंदर पेपर देने नहीं भेजूंगा जिसका डेट ऑफ बर्थ नहीं पता हो। तो ये थोड़ा सा आप बस सेंस लगाइए, मतलब रियल वर्ड। बट आई वुड से यार मत लगाओ पेपर में सेंस, क्योंकि इसके लिए आप फिर फाइट नहीं कर सकते। बट पेपर में जो भी लिखा हुआ अगर आपने वही किया तो आप फाइट जरूर कर सकते हो कि मैंने तो वही किया जो पेपर में लिखा हुआ है ना। चलिए, तो ये हो गया भाई आपका 10th क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट चलेंगे 11th क्वेश्चन। यस, consider the following tables, student and stream, write SQL commands for the statements 1 to 4। ओके तो मतलब आपके पास दो टेबल है, स्टूडेंट और स्ट्रीम। आपको क्या करना है, सीक्वल कमांड्स लिखना है फॉर सम स्टेटमेंट्स जो 1 to 4 आपके पास मेंशन्ड है। तो यहाँ स्ट्रीम टेबल दिख रही है जिसमें दो कॉलम्स है, str कोड और str नेम, मतलब स्ट्रीम का कोड और स्ट्रीम का नेम। यहाँ पे 7 वैल्यूज एंटर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ पे स्ट्रीम्स हैं, मतलब साइंस प्लस कंप्यूटर एक स्ट्रीम है, साइंस प्लस बायो एक स्ट्रीम है, साइंस प्लस इको एक स्ट्रीम है, कॉमर्स प्लस मैथ्स एक स्ट्रीम है, कॉमर्स प्लस सोशियो एक स्ट्रीम है, आर्ट्स प्लस मैथ्स एक स्ट्रीम है, आर्ट्स प्लस सोशियो एक स्ट्रीम है। इसी तरीके से एक और टेबल आपके पास है विच इज स्टूडेंट, जिसमें 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स दिख रहे हैं मुझे, एस कोड, नेम, एज, str कोड, पॉइंट्स, ग्रेड। और यहाँ पे एंट्री है 101 से लेके 120 तक, ठीक है, जिसमें बीच में मिसिंग है 110 तक तो कंटिन्यूड है, फिर 113 115 120 रैंडम वैल्यूज, राइट। चलो तो हम जरा क्वेरीज पे चलते हैं कि क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। टू डिस्प्ले द नेम ऑफ स्ट्रीम्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम टेबल स्ट्रीम। ओके, तो टेबल स्ट्रीम में से जो नाम है उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब ये जो स्ट्रीम है इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। मतलब मेरे पास सबसे पहले ए आ जाएगा, तो ए में 2 दिख रहे हैं, आर्ट्स प्लस मैथ्स, आर्ट्स प्लस सोशो, तो सबसे पहले आर्ट्स प्लस मैथ्स आ जाएगा, फिर आर्ट्स प्लस सोशो आ जाएगा। फिर सी मुझे दिख रहा है 2 कॉमर्स प्लस मैथ्स और कॉमर्स प्लस सोशो, पहले मैथ्स आएगा फिर सोशो आएगा। फिर साइंस में बायो, इको और कॉमर्स आ जाएगा, कंप्यूटर्स आ जाएगा, राइट। चलो इसका जरा क्वेरी लिख लेते हैं यहाँ पे। तो सिंपल सी क्वेरी है कि मुझे फ्रॉम विच टेबल, फ्रॉम स्ट्रीम टेबल, राइट, स्ट्रीम, फ्रॉम स्ट्रीम टेबल सेलेक्ट करना है। कुछ कंडीशन नहीं है, बस ऑर्डर बाय क्लॉज लगाना है। बट सेलेक्ट क्या करना है, मुझे सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट SELECT, सेलेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट करना है मुझे क्या, str नेम, ठीक है, सेलेक्ट str नेम, select str name from stream, select str name from stream। ऑर्डर बाय लगाना, वेयर नहीं लगाना, ऑर्डर बाय लगाना, ऑर्डर बाय str नेम से ऑर्डर करना है। तो str नेम से मुझे क्या करना है, ऑर्डर बाय कर देना, ठीक है। तो select str name from stream, ऑर्डर बाय str name, और सेमीकोलन लगा देंगे क्लोज करने के लिए। और ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का क्वेरी। एक बार चेक भी कर लेंगे भाई, ठीक है, फर्स्ट पार्ट का क्वेरी। Select str name from stream, order by str name, that is correct, right, that is correct। Second part देखेंगे, to display the number of students whose points are more than 5।
बच्चों का नंबर बताना जिनका पॉइंट जो है 5 से ज्यादा है। पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं। पॉइंट्स अगर आपके 5 से ज्यादा है तो वो आपको नंबर डिस्प्ले करना है। वेल एंड गुड, लेट्स डिस्प्ले दैट। ठीक है, तो फ्रॉम स्ट्रीम टेबल नहीं हो जाएगा, फ्रॉम हो जाएगा फ्रॉम विच टेबल, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। अब ऑर्डर बाय भी नहीं है, वेयर क्लॉज है, वेयर और वेयर क्या है क्लॉज, वेयर पॉइंट्स इज ग्रेटर देन, वेयर पॉइंट्स इज ग्रेटर देन, पॉइंट्स किससे ज्यादा है, वेयर पॉइंट्स इज ग्रेटर देन 8। ठीक है, जब पॉइंट जो है 8 से अगर ज्यादा है, पॉइंट्स वेयर पॉइंट्स इज आर ग्रेटर देन 8 फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट क्या करना है हमें, सेलेक्ट एसटीआर नेम थोड़ी करना है, काउंट करना है। तो हम क्या कर देंगे, काउंट स्टार कर देंगे। ठीक है, काउंट कॉलम नहीं करेंगे, काउंट स्टार कर देंगे। तो काउंट स्टार बेसिकली क्या करेगा, नल वैल्यूज को भी इंक्लूड करके आपको सारी जितनी भी रोज हैं सारी रोज रिटर्न कर देगा। काउंट अगर आप कोई कॉलम डाल देते हो तो वो नल वैल्यूज को हटा देता है। ठीक है, बेसिकली काउंट स्टार क्या करेगा, काउंट स्टार आपकी सारी वैल्यूज को रिटर्न करता है, ऑल वैल्यूज, ऑल रोज एक्चुअली, ऑल रोज। ठीक है, काउंट कोई भी कॉलम डाल दो अगर आप, तो ये क्या करता है, ये नल वैल्यूज को हटा देता है, नल वैल्यूज को हटा देता है। और काउंट डिस्टिंक्ट कॉल वो करो तो काउंट डिस्टिंक्ट कॉलम करो, डिस्टिंक्ट और कॉलम। ठीक है, अगर ऐसा करो तो डिस्टिंक्ट और नल दोनों हट जाते हैं, नल और डुप्लीकेट्स दोनों ही हट जाते हैं। ठीक है, ये कहानी है। तो ये आपको क्वेरी हो गया, जरा चेक करते हैं एक बार इसका आंसर सही है कि नहीं। सो सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर पॉइंट्स इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो जहां पे पॉइंट्स ग्रेटर देन 5 हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, वेयर पॉइंट्स इज ग्रेटर देन 5। हमने 8 क्यों लिखा हुआ है भाई, कुछ गड़बड़ है। वेयर पॉइंट्स इज ग्रेटर देन, ओके, मेरे ख्याल से हमने ये वाला क्वेश्चन पढ़ लिया, हमें ये आंसर करना था, 5 लिखना है भाई, ग्रेटर देन 5 नॉट 8। भाई क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में गड़बड़ मत करिए पढ़ने में। ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका सेकेंड क्वेरी। थर्ड क्वेरी पे चलेंगे आगे। थर्ड इज टू अपडेट ग्रेड टू ए फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग मोर देन 8 एज पॉइंट्स। तो जिनके पॉइंट्स 8 से ज्यादा हैं उनका ग्रेड आपको ए सेट करना है। चलो बढ़िया, करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपडेट करना पड़ेगा, इसको अपडेट यूज करना पड़ेगा, अपडेट। ठीक है, अपडेट कॉलम, सॉरी टेबल का नाम अपडेट विच टेबल। सो हमें टेबल क्या अपडेट करनी है, स्टूडेंट करनी है, तो अपडेट स्टूडेंट। ठीक है, अपडेट स्टूडेंट, मतलब हमने याद है मुझे स्टूडेंट। ठीक है, अपडेट स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट टेबल को अपडेट करना है, अपडेट स्टूडेंट। अब मुझे करना क्या है, मुझे ग्रेड को सेट करना है ए। ठीक है, जो नल है मुझे उसको सेट करना है, तो सेट ग्रेड इज इक्वल्स टू ए, बट एक कंडीशन है, क्या, वेयर पॉइंट्स आर ग्रेटर देन 8, वेयर पॉइंट्स आर ग्रेटर देन 8। तो ये क्वेरी हो गया भाई आपका। ठीक है, टू अपडेट द ग्रेड टू ए है ना। सो अपडेट स्टूडेंट सेट ग्रेड इज इक्वल्स टू ए वेयर पॉइंट्स इज ग्रेटर देन 8। सही है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेरी। So arts plus math stream is no more available, make necessary changes in the table stream. Okay, तो stream table में जो arts plus maths है वो available नहीं है, तो आपको क्या करना है, इसमें से arts और maths को बेसिकली डिलीट करना है, तो वो डिलीट कर देते हैं। ठीक है, सो डिलीट कर देंगे, अपडेट वाला हो गया, डिलीट करेंगे। तो रो डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, सीधे डिलीट यूज करेंगे, डिलीट फ्रॉम, ऑल्टर नहीं यूज करेंगे, डिलीट करेंगे, डिलीट फ्रॉम, जो भी टेबल आपका डिलीट फ्रॉम स्ट्रीम टेबल है ना, सो डिलीट फ्रॉम स्ट्रीम, तो स्ट्रीम में से डिलीट करना है, डिलीट फ्रॉम स्ट्रीम वेयर, डिलीट फ्रॉम स्ट्रीम वेयर, जहां पे क्या होना चाहिए भाई, वेयर एसटीआर नेम इज आर्ट्स प्लस मैथ्स। ठीक है, वेयर एसटीआर नेम is equals to arts plus maths। ठीक है, तो जहां पे भी स्ट्रीम आर्ट्स प्लस मैथ्स है उसमें से आपको डिलीट कर देना है स्ट्रीम को। ठीक है, एक्चुअली स्ट्रीम नहीं, सॉरी, स्ट्रीम में से डिलीट कर देना उस रो को जहां पे भी एसटीआर नेम जो है आर्ट्स प्लस मैथ्स है। राइट, चेक कर लेते हैं। सो आर्ट्स प्लस मैथ्स को डिलीट करना है। राइट, सो डिलीट फ्रॉम स्ट्रीम वेयर एसटीआर नेम इज इक्वल्स टू आर्ट्स प्लस मैथ्स। सही है हमारा।
है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्वेरी फॉर 11th क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपके पास क्या थे, आपके पास यहाँ पे 4 क्वेरीज थी। अगर आपने चारों क्वेरी सही लिखी तो आपको क्या मिल जाएंगे, आपको मिल जाएंगे इन टोटल ऑफ 4 मार्क्स। तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे इफ यू विल व्हाट, इफ यू विल क्वेरी करेक्ट। ठीक है, अगर आपके चारों क्वेरीज सही होंगे तो, राइट। चलिए, तो ये था आपका 12th क्वेश्चन, जिसमें ये हो गया 12th क्वेश्चन के आंसर। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे 13th क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके सॉरी यार मैंने गलत बोल दिया, 13th नहीं 12th क्वेश्चन। अभी भी हमने 11th क्वेश्चन किया है, नाउ दिस इज योर 12th क्वेश्चन। ठीक है, चलो 12th क्वेश्चन भी 4 नहीं 2 मार्क्स का, हाँ ओके, चलो बी वेरी केयरफुल। सो 12th क्वेश्चन ऑप्शनल है, 12th क्वेश्चन ऑप्शनल है और साथ में यहाँ पे आपको पार्ट भी दे दिए गए। तो मैंने कहा था ना वैरायटी अलग अलग टाइप की हो सकती है। अब देखो ये वैरायटी कैसी है, तो ये वैरायटी ऐसी है 12th क्वेश्चन में पार्ट्स दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ 1 लिखा हुआ है, नेक्स्ट आगे 2 पार्ट दिखने वाला आपको डेफिनेटली। तो पार्ट्स लिखे हुए साथ में यहाँ पे और भी है, और भी मुझे आगे पार्ट्स में नहीं दिख रहा है, मुझे फर्स्ट पार्ट में और दिख रहा है। फर्स्ट पार्ट में 2 हैं, ये है और ये है, मतलब और इसमें भी 2 चीजें ए और बी, मतलब इसमें और फर्दर पार्ट्स हैं। तो बहुत ज्यादा डीप क्लासिफिकेशन है, समझिएगा क्वेश्चन को ध्यान से कि क्या करना है। 2 नंबर के लिए आपको ये फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट पार्ट में आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो या फिर ये दोनों पार्ट्स अटेम्प्ट कर लो। अगर आप ये करोगे तो भी 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ये करोगे तो भी 2 मार्क्स मिल जाएंगे, और फिर आपको नेक्स्ट सेकंड पार्ट के लिए और जाना पड़ेगा आगे। ठीक है, तो जरा देखते हैं कि पहला पार्ट क्या है आपका, पहला क्वेश्चन क्या है ना। फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक एंड आईपी एड्रेस, एनी 2 ऑन ईच। ओके, मतलब कोई भी 2 पॉइंट्स लिखने आपको, मैक और आईपी एड्रेस के बीच में डिफरेंस। और फिर नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द प्रोटोकॉल डोमेन नेम एंड डॉक्यूमेंट इन द गिवन यूआरएल। ये यूआरएल गिवन है, इसमें प्रोटोकॉल डोमेन नेम और ये डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाई करना है आपको, और व्हाट इज द यूज ऑफ पिंग कमांड, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यू नीड टू चूज, ये करना है, ये आंसर करना है, क्या करना है। चलो मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस के डिफरेंस से शुरुआत करते हैं। तो मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस का डिफरेंस, पहले तो फुल फॉर्म, मैक मींस मीडिया एक्सेस कंट्रोल, आईपी मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल। मैक एड्रेस क्या करता है, बेसिकली मैक एड्रेस प्रोवाइड कौन करता है, तो मैक एड्रेस जो आपकी एनआईसी चिप बना रहा है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो चिप बना रहा है, वो आपको मैक एड्रेस प्रोवाइड करता है। और आईपी एड्रेस कौन प्रोवाइड करता है, आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। बेसिकली क्या होता है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंप्यूटर को, हार्डवेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं मैक एड्रेस का। आईपी एड्रेस का हम यूज करते हैं जब मैंने सपोज राउटर से मल्टीपल नोड्स को कनेक्ट कर रखा है और मुझे एक पर्टिकुलर नोड को पहचानना है, तो उसको हम एक आईपी एड्रेस देते हैं। बेसिकली मैक एड्रेस क्या है, मैक एड्रेस है फिजिकल एड्रेसिंग, मतलब फिजिकल लेवल पे आपने हार्डवेयर को एड्रेस दे दिया, फिजिकल एड्रेसिंग है। और आईपी क्या है, आईपी है लॉजिकल एड्रेसिंग, मतलब राउटिंग कैसे होगी, ये लॉजिकल एड्रेसिंग है, ये क्या है आपकी फिजिकल एड्रेसिंग है। ये फिजिकल एड्रेसिंग हर पीसी की यूनिक रहेगी, बिकॉज ये कौन बना रहा है, कब बना रहा है, कितने समय, किस डेट पे, कब कहां बना, वो सब इसके अंदर आता है। आईपी एड्रेस भी यूनिक होता है सबके यहाँ पे, बट क्या होता है कि आईपी एड्रेस राउटिंग के लिए यूज होता है और मैक एड्रेस इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर डिवाइस पर पहुंचने के लिए यूज होता है। ये एड्रेसेस हो कैसे सकते हैं, तो बेसिकली मैक एड्रेस क्या होता है, हेक्साडेसिमल होता है। ठीक है, मैक एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस होता है 48 बिट्स का, 48 बिट्स का होता है। 48 बिट्स का कैसे होता है, बिकॉज इसमें 6 बाइट के हेक्साडेसिमल होते हैं वैल्यूज, है ना, हेक्साडेसिमल। बेसिकली क्या होता है, आप 6 बाइट्स लेने वाले हो, ठीक है, और इन 6 बाइट्स को सेपरेट करने के लिए 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप कॉलन से कर सकते हो या फिर आप डैश से कर सकते हो, मतलब हाइफन से कर सकते हो। तो आप कॉलन से सेपरेट कर दो, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आपके पास अगर 1 2 3 4 5 6। अब दो हेक्साडेसिमल प्लेसेस यहाँ पे होती है, जैसे कि मैं लिख सकता हूँ, सपोज सबसे एक्सट्रीम लिख देता हूँ, विच इज FF या AA लिख देता हूँ, चलो AA और हेक्साडेसिमल के बारे में पढ़ रखा है हमने, और इनके बारे में बता रखा है मैंने। तो ये क्या हो गया, हेक्साडेसिमल मैक एड्रेस हो गया, 1 2 3 4 5 6 बाइट्स का, ठीक है, हेक्साडेसिमल कोड है, ठीक है, 48 बिट्स का। ठीक है, आप चाहे तो कॉलन से सेपरेट करिए या फिर आप इसको डैश से भी सेपरेट कर सकते हैं, FF डैश FF डैश FF डैश FF डैश 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। सो 2 हम यूज करते हैं, ठीक है, 2 यूज करते हैं हेक्साडेसिमल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए 6 बाइट्स में, एंड दिस इज करस्पॉन्डिंग टू 48 बिट्स। तो ये हो गया आपका मैक एड्रेस, ठीक है, जो एनआईसी चिप्स में होता है। किसमें होता है, एनआईसी जो बना रहा है वो आपको देता है एनआईसी का पर्टिकुलर एड्रेस। ये क्या है, फिजिकल एड्रेस है, क्या है, फिजिकल एड्रेस है, ठीक है, ये फिजिकल एड्रेस है।
ऑन द अदर हैंड आईपी क्या है भाई, व्हाट इज आईपी? तो बेसिकली आईपी इज इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी इज इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये होता है 32 बिट्स का, ये होता है 32 बिट्स का। कैसे होता है 32 बिट्स का? तो यहां पे डॉट से सेपरेशन होता है, किससे होता है? डॉट से, फुल स्टॉप से। तो डॉट से सेपरेशन होता है, इसमें 4 बाइट्स होते हैं बेसिकली, 4 बाइट्स। तो यहां लिखा होगा सपोज, अच्छा ये जो 4 बाइट्स होते हैं इसमें जो हर ऑक्टेट है, मतलब 4 ऑक्टेट होते हैं बेसिकली, 1 2 3 4, सॉरी ये गलत लगा दी मैंने, 4 ऑक्टेट होते हैं, और हर ऑक्टेट में जो वैल्यू हो सकती है वो 0 से लेके 255 तक हो सकती है। 0 to 255, 0 to 255 एंड 0 to 255, ठीक है, 0 से 255 तक वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है, तो 0 से 255 तक वैल्यू हो सकती है ना। ये आपका आईपी एड्रेस हो गया, 0 से 255 तक आईपी एड्रेस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया, ये 32 बिट्स का हो गया, क्यों? क्योंकि 88 बिट्स की होती है हर ऑक्टेट, 88 बिट की, 88 बिट की, 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट की होती है सब, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका आईपी एड्रेस। और ये बेसिकली क्या है, ये लॉजिकल एड्रेसिंग है। ये क्या है? ये लॉजिकल एड्रेसिंग है, ठीक है। ये लॉजिकल एड्रेसिंग हो गई, ठीक है। और क्या, बस दैट्स इट, दैट्स व्हाट वी वांटेड, राइट। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। तो ये लॉजिकल एड्रेसिंग हो गई। सो ये बेसिकली क्या है आपका, ये आपका आईपी एड्रेस हो गया, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल और मैक एड्रेस हो गया, मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आईपी एड्रेस आपके लिए। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द प्रोटोकॉल डोमेन नेम एंड डॉक्यूमेंट इन द गिवन यूआरएल। तो ये यूआरएल मतलब पूरा जो आप लिखते हो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल, जिसमें से ये जो स्टार्टिंग में लिखा होता है ये होता है डोमेन, सॉरी यहाँ पे होता है प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल क्या हो गया? प्रोटोकॉल हो गया HTTPS प्रोटोकॉल है। फिर इसके बाद आपका डोमेन नेम क्या होता है? तो डोमेन नेम होता है ये वेबसाइट का नाम, टिल जो भी आपने डीएनएस सर्वर आपको दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है वो चीज, है ना। तो डोमेन क्या हो गया भाई आपका, यहाँ पे rtopi.agc.ac.in, ये आपका हो गया डोमेन नेम। और बेसिकली डॉक्यूमेंट क्या हो गया? डॉक्यूमेंट क्या हो गया? डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट है index.php, index.php आपका हो गया डॉक्यूमेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ पिंग कमांड। तो पिंग कमांड का किस लिए यूज करते हैं? तो बेसिकली पिंग कमांड हम यूज करते हैं टू चेक कनेक्टिविटी बेसिकली। तो अगर सपोज 2 पीसी में मुझे कनेक्टिविटी चेक करनी है, तो 2 पीसी में मैं कनेक्टिविटी चेक कर सकता हूं, ठीक है, कि ये कनेक्ट है कि नहीं। तो मैं इसमें पिंग कमांड डालूंगा, पिंग टू दिस आईपी एड्रेस, मैं पिंग करूंगा इस आईपी एड्रेस को, दूसरे पीसी के आईपी एड्रेस को, और ये क्या करेगा? 4 पैकेट सेंड करके देखेगा। अगर चारों पैकेट सक्सेसफुली इस पीसी पे चले गए तो कहा जाएगा कि हाँ सक्सेसफुल कनेक्शन है, डेटा पैकेट लॉस नहीं हुए हैं और कनेक्शन सब परफेक्टली स्टैब्लिश है, ठीक है। तो पिंग कमांड का आप यूज करते हो टू चेक कि 2 पीसीस कनेक्टेड है कि नहीं है, 2 डिवाइसेस कनेक्टेड है कि नहीं बेसिकली। तो ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट, जिसमें से अगर आपने ये करा तो भी 2 मार्क्स मिलेंगे, या ये किया तो भी 2 मार्क्स मिलेंगे। तो 2 मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको इनमें से एक पार्ट करना है। एक बार जरा देख लेते हैं इसके आंसर। तो डिफरेंस बिटवीन मैक एंड आईपी एड्रेस, सो इसमें से आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं, मैंने 3 लिख दिए, आप 4-5 समझा तो मैंने दिए ही आपको, अब आप लिख पाओगे, राइट। सो मैक एड्रेस, मैक स्टैंड्स फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल, आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये एक 48 बिट का एड्रेस है, ये एक 32 बिट का एड्रेस है, ठीक है। इट इज अ फिजिकल एड्रेस, दिस इज अ लॉजिकल एड्रेस, ठीक है। याद रखने के लिए बिट्स मतलब सिंपल समझो, इसमें 4 ऑक्टेट होते हैं, तो 4 ऑक्टेट होते हैं इसके अंदर, तो 8 4 से 32, है ना। इसमें क्या होते हैं? इसमें 6 ऑक्टेट होते हैं, सो 8 6 48, तो 48 बिट 32 बिट, फिजिकल एड्रेसिंग, लॉजिकल एड्रेसिंग, ठीक है। ये हो गया डिफरेंस बिटवीन मैक एंड आईपी। नेक्स्ट आपके पास प्रोटोकॉल, तो प्रोटोकॉल HTTPS है, डोमेन नेम rtogi.ac.in है, सॉरी .agc.ac.in है, डॉक्यूमेंट नेम है index.php, पूरे को क्या कहते हैं? URL कहते हैं। पिंग कमांड इज यूज्ड टू चेक द कनेक्टिविटी अवेलेबिलिटी बिटवीन 2 कंप्यूटर्स। 2 कंप्यूटर्स अगर कनेक्ट हैं तो डेटा पैकेट सेंड हो पाएंगे परफेक्टली, तो इसको हम कहते हैं क्या? कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश होना। इसको हम चेक करते हैं आईपी एड्रेस की वजह से, आईपी में डालते हैं पिंग आईपी एड्रेस, नेक्स्ट पिंग आईपी एड्रेस, इससे आपका चेक हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ योर 12th क्वेश्चन। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट इज दिस वन, 12th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट इज हाउ इज गाइडेड मीडिया डिफरेंट फ्रॉम अनगाइडेड मीडिया। तो गाइडेड मीडिया से कैसे डिफरेंट है आपका अनगाइडेड मीडिया?
गाइडेड मीडिया से अनगाइडेड मीडिया कैसे डिफरेंट है। अब बेसिकली गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया क्या है, तो गाइडेड मीडिया हम वायर मीडिया को कहते हैं भाई, जो वायर में यूज करते हैं ना, वायर से जाता है जिसमें दो पीसेस को कनेक्ट करना है। अगर मैंने दो पीसेस को कनेक्ट किया वायर्स के थ्रू, तो हम कहते हैं कि जो मीडिया हम यूज कर रहे हैं बीच में वो क्या है, गाइडेड है। और अगर दो पीसेस को आप कनेक्ट कर रहे हो और बीच में कुछ भी आपका वायर नहीं है, आप एयर के थ्रू कर रहे हो, तो ये अनगाइडेड मीडिया। तो सिंपल पहले तो लिख सकते हो गाइडेड मीडिया इज नथिंग बट वायर्ड कम्युनिकेशन, ये अनगाइडेड मीडिया इज नथिंग बट वायरलेस कम्युनिकेशन। गाइडेड मीडिया में हम वायर्स का यूज करते हैं, अनगाइडेड मीडिया में हम एयर का यूज करते हैं। गाइडेड मीडियम के एग्जांपल्स लिख दी थी। गाइडेड मीडिया में आपका आ जाता है कोएक्सियल केबल्स, फिर आपके ईथरनेट केबल्स, फिर आपका आ गया ट्विस्टेड पेयर केबल्स, फाइबर ऑप्टिक केबल। अनगाइडेड मीडिया में अलग अलग वेव्स आ गई, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, माइक्रोवेव्स, ठीक है। और इन माइक्रोवेव्स का आप यूज करते हो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, तो सैटेलाइट लिख सकते हो, सैटेलाइट लिंक, तो वो सब आप लिख सकते हो, ठीक है। बाकी आप ये लिख सकते हो कि गाइडेड मीडिया में आप जो मीडिया का ट्रांसमिशन है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप गाइड कर रहे हो ना, गाइडेड मीडिया है। अनगाइडेड में कोई भी स्कोप नहीं है इंप्रूव या मतलब इंप्रूव करने का कोई भी स्कोप नहीं है, बिकॉज जो एयर से ट्रांसफर हो रहा है तो ट्रांसफर हो रहा है। अब बस ये कर सकते हो कि यार मतलब मीडिया के बेसिस पे आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते या उसको इंप्रूव नहीं कर सकते। डेफिनेटली डिवाइस लगा के तो हम इंप्रूव कर सकते हैं, बट मीडिया को कुछ इंप्रूव नहीं कर सकते। गाइडेड मीडिया में इंप्रूवमेंट कर सकते हो, बिकॉज जिस वायर से वो ट्रांसफर कर रहा है वो वायर्स आप अलग अलग टाइप की ले लो, है ना, तो उस तरीके से चेंजेस आ सकते हैं, वो एक अलग चीज है। जरा इसका डिफरेंस देख लेते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं, व्हाट आर द डिफरेंसेस। सो गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया में डिफरेंस। गाइडेड मीडिया इट इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज वायर्ड कम्युनिकेशन, तो गाइडेड मीडिया को वायर्ड कम्युनिकेशन भी कहते हैं। अनगाइडेड मीडिया इट इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज वायरलेस कम्युनिकेशन, इसको वायरलेस कम्युनिकेशन कहते हैं। गाइड मीडिया, द गाइडेड मीडिया इंक्लूड्स केबल्स, तो गाइड मीडिया में केबल्स आते हैं। अनगाइडेड मीडिया इट इंक्लूड्स वेव्स थ्रू एयर, वाटर और वैक्यूम, ठीक है, इसमें वेव्स आती हैं जो एयर, वाटर या वैक्यूम से पास हो सकती हैं। द गाइडेड सॉरी द सिग्नल एनर्जी प्रोपगेट्स थ्रू वायर्स इन गाइड मीडिया, तो यहाँ पे जो एनर्जी प्रोपगेट होने वाली है वो क्या कहते हैं, किससे होने वाली है, वो होने वाली वायर से। और अनगाइडेड मीडिया में एनर्जी कैसे प्रोपगेट होने वाली, द सिग्नल एनर्जी प्रोपगेट्स थ्रू एयर इन अनगाइडेड मीडिया, ठीक है। गाइडेड मीडिया में बाय एडिंग मोर वायर्स द ट्रांसमिशन कैपेसिटी कैन बी इंक्रीज्ड इन गाइडेड मीडिया, सो गाइडेड मीडिया में जो ट्रांसमिशन की कैपेसिटी है वो आप इंक्रीज कर सकते हो बाय एडिंग मोर वायर्स, बट यहां पे कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन एडिशनल कैपेसिटी इन अनगाइडेड मीडिया, क्योंकि फिक्स है ना यार जहां से ट्रैवल कर रही है। एग्जाम्पल क्या है, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल्स, ऑप्टिक फाइबर केबल, सब है इसके एग्जांपल्स, ठीक है। या फिर आप लिख लो ईथरनेट केबल। अनगाइडेड मीडिया मतलब माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, सैटेलाइट लिंक, इंफ्रारेड वेव्स, तो वो सब किसके एग्जांपल है, अनगाइडेड मीडिया के एग्जांपल है। अब बेसिकली ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सो इट इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड कि कम से कम आप इसमें 4 पॉइंट्स तो लिखो। यस, कम से कम 4 पॉइंट्स लिखने आपको इसमें, तो आपको फुल मार्क्स मिलने से रोक ही नहीं सकता। मैंने आपको 5 पॉइंट्स बता दिए, 1 2 3 4 5, आपको इसमें से कम 4 लिख के आने हैं। ऑल दो 2 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स लिखोगे तो कुछ चेकर आपको उसमें नंबर देते हैं, बट अगर आपने 4 लिखे तो कोई नंबर काट ही नहीं सकता अगर वो 4 पॉइंट्स सही हैं तो ऑलवेज ट्राई टू राइट 4 पॉइंट्स इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। चलो आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपको, ये 12th क्वेश्चन समझ में आएगा। तो 12th क्वेश्चन के 2 पार्ट्स थे, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में ऑप्शंस थे और वो जो ऑप्शंस थे उसमें सेकंड पार्ट में भी आपके पास 2 पार्ट्स थे, ठीक है। तो वो आई होप आपको पैटर्न समझ में आएगा क्वेश्चन का कि इस तरीके से पैटर्न आ सकता है आपका पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो वो चीज आई होप आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा आपको क्या किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना है, वो आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक है। मतलब किस टॉपिक में आप स्ट्रांग हो, उस टॉपिक का क्वेश्चन आता है नहीं आता, वो इस बात पर आपका डिपेंड करता है, ठीक है। ऑल्दो जो ऑप्शनल में क्वेश्चंस आते हैं ना वो सेम टाइप के आते हैं, जैसे कि अगर मैं इसमें दिखाऊं आपको, तो इसमें जब आपने देखा हो तो मैक और आईपी में पूछा है और प्रोटोकॉल, डोमेन नेम और ये सब पूछा है। बेसिकली ये दोनों है तो कंप्यूटर नेटवर्क्स के पार्ट ना, तो है दोनों सेम चीज, सेम टाइप के पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं, तो सिचुएशन ये रहती है कि सेम ही टाइप के रहते हैं, ठीक है। बट ये है कि आपको टॉपिक कौन सा आता है, जैसे कि वो तो मैक और आईपी हो गया, आपको आता ही नहीं आता, बाकी आपको डोमेन नेम वगैरह के बारे में पता ही नहीं पता, यूआरएल वगैरह के बारे में पता ही नहीं पता, प्रोटोकॉल्स के बारे में पता ही नहीं पता, वो एक अलग चीज हो गई, ठीक है। बट है सेम चैप्टर से। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 13th क्वेश्चन पे। तो 13th क्वेश्चन से इज लैंटेस्टिक कॉर्पोरेशन, वाओ व्हाट इज द नेम, फैंटास्टिक। लैंटेस्टिक Corporation caters to many high-profile clients and has 6 buildings where it runs operations shown below. आगे तो लैंटेस्टिक कॉर्पोरेशन है जो काफी हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स को हैंडल करती है। इसकी 6 बिल्डिंग्स हैं, यहाँ 6 बिल्डिंग्स बनी हुई है, मास्टर, रोबो, विजार्ड, ग्रेसेल एंड प्रो,
ठीक है, नीचे दिखा रखे हैं और इन्होंने कुछ कनेक्शन वगैरह दिखा रखे हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये डिस्टेंस है। प्रो और ग्रे सेल के बीच में 50 मीटर्स है, ग्रे सेल और विजार्ड के बीच में 30 मीटर्स है, विजार्ड और मास्टर के बीच में 35 मीटर्स है, मास्टर और रोबो के बीच में 40 मीटर्स है, विजार्ड और रोबो के बीच में 30 मीटर्स है, ग्रे सेल और मास्टर के बीच में 65 मीटर्स है, ग्रे सेल और रोबो के बीच में 45 मीटर्स है, प्रो और रोबो के बीच में 120 मीटर्स है, ये है। और मोस्ट प्रोबेबली ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में ये डिवाइसेस बताने कितने कंप्यूटर्स हैं। प्रो में 55 है, ग्रे सेल में 185 है, विजार्ड में 60 है, मास्टर में 70 है, रोबो में 55 है और ग्रे सेल तो हम बता ही चुके हैं। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है आगे। सो द डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग्स आर शोन थ्रू दिस। तो ये डिस्टेंस मतलब ये एरो दिखा के डिस्टेंस लिख के इन्होंने बताया कि कितना डिस्टेंस है अलग अलग बिल्डिंग्स के बीच में। इन द अबव डायग्राम जो ऊपर हमने देखा, द नंबर इज इन दिस। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट में जो नंबर है इंडिकेट नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन ईच बिल्डिंग। सही हमने प्रेडिक्ट किया। जैसे बिल्डिंग प्रो में 55 कंप्यूटर्स है, बिल्डिंग विजार्ड में 60 है, बिल्डिंग मास्टर में 70 है, बिल्डिंग ग्रे सेल में 185 है, बिल्डिंग रोबो में 55 कंप्यूटर्स है। ठीक है, अब आपको इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ अबव गिवन इंफॉर्मेशन। सजेस्ट द पॉसिबल केबल लेआउट फॉर द बिल्डिंग। तो सजेस्ट द पॉसिबल केबल लेआउट। तो पॉसिबल केबल लेआउट जो है वो आपको सजेस्ट करना है फॉर द फॉलोइंग बिल्डिंग। तो ये पर्टिकुलर बिल्डिंग है, इसके लिए आपको बताना है। अब आपको हमेशा शुरुआत किससे करनी है, जिसमें मैक्सिमम कंप्यूटर्स हैं उससे शुरुआत करनी है। मैक्सिमम कंप्यूटर्स 185 यहां दिख रहे हैं ग्रे सेल में, तो सबसे पहले आपके पास ग्रे सेल ही आने वाला है। तो यहां बना लीजिए ग्रे सेल। अब आपको हमेशा कोशिश क्या करनी है, जिसमें मैक्सिमम कंप्यूटर्स हैं, जिस बिल्डिंग में मैक्सिमम कंप्यूटर्स हैं उसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो हर कंप्यूटर से। ठीक है, ये इंश्योर करना है और ये इंश्योर करना है कि इससे बेटर और कोई पॉसिबिलिटी हो ना। ठीक है, जैसे कि प्रो, यहां पे प्रो बना लिया मैंने। ठीक है, इसके बीच में है 50 मीटर्स का गैप, 50 मीटर्स का गैप। फिर नेक्स्ट मुझे दिख रहा है विजार्ड जिसके 30 मीटर्स का गैप है। नेक्स्ट मुझे दिख रहा है विजार्ड जिसके बीच में 30 मीटर्स का गैप है। क्या बनाया मैंने, वाह इंटरेस्टिंग। ठीक है, विजार्ड, फिर रोबो एंड मास्टर, फिर रोबो एंड मास्टर, ग्रे सेल रोबो से जुड़ा हुआ है, ग्रे सेल मास्टर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ग्रे सेल रोबो से और ग्रे सेल मास्टर से। 45 और 65, 45 और 65, ये सबसे अच्छा लेआउट रहता है कि मैक्सिमम जिसमें कंप्यूटर्स है वो आपने कनेक्ट कर दिए। कंप्यूटर्स भी एक बार लिख लेते हैं, 55 185 60, 55 185 है ना, 55 185 60 70 60 70 60 70 और 55 है ना, हियर इट इज 55। ठीक है, तो ये कुछ सीन है। अब आपको ये कोशिश करनी है क्या इससे बेटर भी कोई कनेक्टिविटी बना सकते हो। जैसे सपोज मुझे ग्रे सेल से मास्टर पे भेजना है चीज, तो अब मेरे पास दिख रहा है 65 मीटर्स का पाथ, बट क्या मैं विजिट को मास्टर से कनेक्ट करके उसको शॉर्टेस्ट पाथ में भेज सकता हूं, देखते हैं। तो ग्रे सेल से मास्टर कनेक्टेड है, ठीक है, ग्रे सेल से मास्टर कनेक्टेड है 65 में, बट क्या विजार्ड के थ्रू भेज सकते हो, तो विजार्ड 30 मीटर्स कनेक्टेड है, 35 मीटर्स अगर आपने और लगा दिया तो 30 + 35 इज 65 है ना, 65 तो सेम हो गया। तो बेसिकली हम चाहें तो ऑप्शन है हमारे पास कि हम इसको भी कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये 35 है, डिस्टेंस सेम हो जाएगा। तो ये और है, ये लेन ले या ये कनेक्ट करें। वैसे ही कुछ यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, ग्रे सेल से रोबो अगर कनेक्टेड है 45 में, तो क्या मैं उसके थ्रू उसको शॉर्टेस्ट में ला सकता हूँ। ठीक है, तो ग्रे सेल और रोबो, तो 30 दिख रहा है, 35 दिख रहा है, 40 दिख रहा है, तो 30 + 35 65 + 40 इज 105, यहाँ 55 है। तो यार डेफिनेटली दैट इज नॉट अ गुड चॉइस। बट अगर आप देखो तो यहाँ पे 55 है, यहाँ पे 55 कंप्यूटर्स हैं, तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी रखने की जरूरत नहीं है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसको कनेक्ट कर सकते हो, बट ये एक ऑप्शनल चॉइस है, मतलब आप नहीं करो तो अच्छा है, मतलब बेटर है कि आप ऐसा करो कि ये हटा दो और ये कनेक्ट कर लो। ठीक है, आप ये भी कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप ये भी कनेक्ट कर सकते हो कि ये कनेक्ट करो और ये हटा दो, ये भी कनेक्ट कर सकते हो, दिस इज ऑल्सो चॉइस। ठीक है, सो दोनों कनेक्टिविटी आपके पास पॉसिबल है। ठीक है, बाकी आप ये भी कर सकते हो कि आप ऐसे कनेक्ट कर दो, ऐसे कनेक्ट कर लो, है ना, आप ऐसे भी कनेक्टिविटी कर सकते हो। ठीक है, बट ये लीस्ट सजेस्टेड है, लीस्ट सजेस्टेड है ये चीज। ठीक है, चलिए तो डायग्राम देखा आपको, तो बेस्ट तो मैं सजेस्ट करूंगा ये वाला, ये बेस्ट है, सॉरी ये बेस्ट है, क्योंकि यहां पे ही हम सर्वर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन इज नेक्स्ट वन,
बी पार्ट, वेयर वुड यू सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ सर्वर, तो सर्वर को कहां प्लेसमेंट करें, तो सर्वर को हम वहां प्लेस करेंगे जहां पे मैक्सिमम कंप्यूटर्स हैं। जो मुझे दिख रहा है 185 ग्रे सेल पे, तो यहां आ जाएगा सर्वर भाई आपका, ठीक है, यहां आ जाएगा सर्वर। नेक्स्ट है सी पार्ट, सजेस्ट द केबल टाइप दैट शुड बी यूज, तो यहाँ पे किस टाइप का केबल यूज होना चाहिए, तो यार वो तो बजट पे डिपेंड करता है ना क्या यूज करें। तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, इफ यू वांट आप फाइबर ऑप्टिक भी यूज कर सकते हो, बट वो बहुत महंगा हो जाता है। तो इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि आप कोएक्सियल केबल यूज करो, कोएक्सियल केबल यूज करो, जब तक बजट की भी प्रॉब्लम है और अच्छा कनेक्टिविटी चाहिए तो कोएक्सियल केबल का यूज करो, ठीक है। नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट वांट्स दैट द नेटवर्क ट्रैफिक शुड बी मिनिमाइज्ड, फॉर दिस व्हिच नेटवर्क डिवाइस वुड यू सजेस्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस एंड व्हाई। हब, तो यार हब तो ट्रैफिक बढ़ाने का काम करता है, अननेसेसरीली डेटा को ट्रांसफर करता है, डेटा पैकेट्स को, तो हब तो बढ़ाता है, हब नहीं चाहिए। रिपीटर बेसिकली जब सिग्नल एटेन्यूएट होता है मतलब लूज होता है तब उसको एक्सपैंड करने का काम करता है रिपीटर। ब्रिज, ब्रिज बेसिकली, हाँ ब्रिज यूज कर सकते हैं यार अपन, ब्रिज हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, ब्रिज को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, नेटवर्क ट्रैफिक को मिनिमाइज करने के लिए। क्या हम ब्रिज का यूज कर सकते हैं नेटवर्क ट्रैफिक को रिड्यूस करने के लिए? लेट्स सी, ब्रिज, तो ब्रिज तो बेसिकली यार दो अलग अलग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को, ओके नहीं, एक्चुअली यस, ब्रिज को हम यूज कर सकते हैं नेटवर्क ट्रैफिक को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि ब्रिज में हमने पढ़ रखा है सबनेटिंग का काम कर सकते हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं, ब्रिज की मदद से एक यहाँ नेटवर्क बनाए, एक नेटवर्क बनाए और यहाँ से इसको ब्रिज से कनेक्ट कर दें, तो यस डेफिनेटली नेटवर्क ट्रैफिक रिड्यूस हो जाएगा। तो यस, मैं ब्रिज का यूज कर सकता हूँ, मैं ब्रिज का यूज कर सकता हूँ नेटवर्क ट्रैफिक को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, एक बार जरा आंसर चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हो गया पॉसिबल केबल लेआउट, तो पॉसिबल केबल लेआउट में ये देखो, ये दिख रहा है ना, ग्रे सेल से प्रो कनेक्टेड है, ग्रे सेल से विजिट कनेक्टेड है, ग्रे सेल से रोबो कनेक्टेड है, ग्रे सेल से मास्टर कनेक्टेड है। ऑल द ऐसा कर सकते हो कि आप ये कनेक्टिविटी कर दो, ये हटा दो, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। बाकी प्रो से ओके, इन्होंने एक वो वाला जो दे दिया जो मैंने सेकंड वाला बताया ना जिसमें लीस्ट चांसेस है, तो ये भी कनेक्ट कर सकते हो, बट दिस इज लीस्ट पॉसिबल, ये आपको कनेक्ट करना चाहिए। जो दिस शुड बी योर आंसर, दिस यू शुड राइट, ये तो लिख के आना ही आना है। तो क्या करना है, जो मेन जिसमें सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स है उससे डायरेक्ट कनेक्टिविटी कर दीजिए सारे पीसीस की, और अगर आपको लगे कि यार ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी से भी बेटर आपके पास एग्जिस्ट करता है कोई भी लोकेशन, तो वो आपको यूज करनी है, ठीक है। बाकी इसके बाद अगर नेक्स्ट बढ़ूं मैं आंसर पे, तो एज पर 80-20 रूल द सर्वर शुड बी प्लेस्ड इन द बिल्डिंग विद मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, दस वी सजेस्ट दैट द सर्वर शुड बी प्लेस्ड इन ग्रे सेल बिल्डिंग, तो ग्रे सेल बिल्डिंग में ही रखा है हमने, यहाँ देखिए, ठीक है। तो ग्रे सेल बिल्डिंग में ही आपको सर्वर को रखना है, ठीक है। नाउ सी पार्ट इज thick net coaxial cable as these can support networks of up to 500 meters, okay। तो ये बता रहे किस केबल का यूज करना चाहिए, तो कोएक्सियल केबल, इन्होंने और वैरायटी बताई थी, थिक नेट कोएक्सियल केबल का यूज करना चाहिए, ठीक है। वेल एंड गुड, कोएक्सियल लिखोगे तब भी चलेगा, ठीक है। Next is to minimize traffic, we should try to stop data broadcast, and for this bridge is ideally suited. Yes, bridge is only the answer. तो bridge को ही हमें use करना चाहिए traffic reduce करने के लिए. This is because a bridge does not broadcast data, rather it identifies the destination segment depending upon the receiver's MAC address. तो receiver के MAC address पे बेस के कहाँ भेजना है आपको पैकेट, वहां सेंड किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ब्रॉडकास्ट कर दिया हर किसी को भेज दिया, ठीक है। तो ब्रिज इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि ये सबनेटिंग अलाउ करता है ना, सबनेटिंग कर सकते हो आप इसकी मदद से, और डेफिनेटली आपको चीजें हेल्प करेगा, है ना, तो जोड़ने में सबनेट्स को हेल्प करता है। तो ब्रिज इज एन आइडियल आंसर, ठीक है। तो ये था भाई आपके 13 क्वेश्चंस, ठीक है, और ये 13th क्वेश्चन सॉल्व करके आपको मिल जाएगा क्या, 4 मार्क्स। सो दीज वर योर 13 क्वेश्चंस। तो ये 13 क्वेश्चंस कुछ ऐसे आपके पेपर में भी आएंगे एंड यू शुड आंसर देम वेरी केयरफुली। तो जब आप ये 13 क्वेश्चंस आंसर कर लेंगे, यू वुड बी एबल टू स्कोर फुल मार्क्स, दैट इज 35 मार्क्स इन योर पेपर। एंड डेफिनेटली आई एम सेइंग कि ये आप 2 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं विद स्टिल 10 to 15 मिनट्स लेफ्ट फॉर योर रिविजन, अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं तो। बट अगर कंसेप्ट में दिक्कत है तो भाई मेरे पास पूरा कंटेंट अवेलेबल, आपके पास मैग्नेट बेस, सॉरी आपके पास पूरा कंटेंट अवेलेबल है मैग्नेट बेस के प्लेटफॉर्म पे। तो एक बार उसे विजिट जरूर करिए, प्लेलिस्ट को देखिए, वहां से आपको कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। किसी भी टॉपिक में डाउट लग रहा है, सर्च फॉर दैट टॉपिक एंड स्टडी फ्रॉम देयर, राइट। और गाइज ये था आपका सैंपल पेपर 5। तो इसी के साथ मैं मांगता हूं आपसे अलविदा, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर हमने कर लिया है सॉल्व, अब मिलेंगे नेक्स्ट आगे किसी और सेशन में, ठीक है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। प्लीज पेपर बहुत शांति से आराम से करके आइएगा, कूल माइंड से करके आइएगा, ठीक है, और हड़बड़ाइएगा मत, ठीक है, और आराम से पेपर सॉल्व करिएगा। अगर आपको आता है तो डेफिनेटली आप फुल स्कोर कर पाएंगे। तो जो आपने मेहनत करी है पिछले 1 साल में, वो सब आपके यहाँ पे टेस्ट होने वाली है कि कितनी आपने स्टडी करी है प्रॉपर्ली, ठीक है। चलिए, सो विद दैट आई आस्क परमिशन फ्रॉम यू गाइस, ठीक है।
तो जिस तरीके से हम लोग आपके साथ हर कोर्स में अवेलेबल हैं, आई एक्सपेक्ट कि आप भी हमारे साथ इसी तरीके से हर कोर्स में अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, आई एक्सपेक्ट आपको हमारी वीडियोस, हमारे प्लेलिस्ट, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है, आपको हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, राइट। सो आई एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे जिस तरीके से हम आपके साथ बने रहते हैं। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।